हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस लाइफ। एपिसोड 1। अपने बॉयफ्रेंड अक्षय और अपनी बचपन की दोस्त राशि से खाए धोखे से टूट चुकी रिमझिम अब किसी पर भी भरोसा न करने का फैसला ले चुकी थी। कोष्टक 2 महीने बाद। गुजरात से मुंबई आने के बाद रिमझिम अपने अतीत से कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी। वो रात जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी उसे वो चाह कर भी भूल नहीं पा रही थी। उस रात को याद करते ही उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों आ जाती। डॉट 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 2 महीने पहले। एक कमरा जिसमें रिमझिम अक्षय राशि तीनों खड़े हैं और रिमझिम रोते हुए उनसे सवाल कर रही है। कोष्टक हड़बड़ाहट में बिस्तर से उठे अक्षय और राशि चोरों की तरह नजरें झुकाकर इस तरह खड़े थे जैसे उनकी चोरी आज पकड़ी गई, वह चोरी जिसे वह 1 साल से छुपाए बैठे थे। रिमझिम आंखों में गुस्सा, नफरत, गुस्सा और आंसू लिए उनको देखकर बोली, ब्लू इट। इतना बड़ा धोखा, आखिर गलती क्या थी मेरी? मैंने तो तुम दोनों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम राशि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम मेरे कमरे में मेरे ही बेड पर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करते हुए। छी! इतना बोलते हैं उसका चेहरा घृणा से भर गया और वह रोते हुए नीचे बैठ गई। तभी वहां पर अक्षय आकर कुछ बोलने वाला था, तभी एक आवाज आए। तड़क, हैंड वेविंग। उस शांत कमरे में हो आवाज में इतनी घनी लग रही थी जिसने पूरे कमरे को गुंजा दिया। ये आवाज थी उस थप्पड़ की जो रिमझिम ने अक्षय को मारा था। हाथ भी मत लगाना मुझे, तुम दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करा और अब सफाई दे रहे हो। क्यों करा तुम दोनों ने ऐसा? इतना बोलती हो बच्चों की तरह रोने लगी। राशि जो तक चुपचाप थी गुस्से में बोल पड़ी। क्या तब से धोखा लगा कर रखा है तुमने? मैं और अक्षय एक दूसरे से प्यार करते हैं। अक्षय सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है और आज से नहीं है, पूरे 1 साल पहले से अक्षय सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हम दोनों के बीच में तुम आए हो। मैं अक्षय से बचपन से प्यार करती थी। इतना सुनते ही रिमझिम अक्षय की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुमसे प्यार करते थे तो तुमने मेरे साथ प्यार करने का नाटक क्यों करा? आखिर क्यों? तब अक्षय बोला, हाँ ये सच है, मैं राशि से प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे प्यार का नाटक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी ही रह गया था जो अब तुम्हारी नहीं रही। क्या? ये सुनकर रिमझिम को झटका सा लगा और वो अभी तक बिना पलक झपकाए देखने लगी। अक्षय, हाँ मेरी जान, अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं रही है, प्रॉपर्टी अब मेरी है, अक्षय कपूर की। तो फिर रिमझिम शर्मा, तुम जानती हो अब से ये मेरा घर है और ये रूम मेरा और अक्षय का है, समझी? ये आवाज थी राशि की। रिमझिम को खामोश देखकर अक्षय हंसा और बोला, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा ना, ये सब कैसे हो गया? याद करो 2 दिन पहले तुमने डोनेशन के नाम पर जिस फॉर्म पर सिग्नेचर किए थे वो तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागजात थे। डोनेशन फॉर्म के अंदर तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागज छुपा कर रखे थे और मेरे कहने पर तुमने बिना पढ़े ठीक है कहकर कागज पर साइन कर दिए। ग्रिन ग्रिन। इतना बोलकर वो हंसने लगा। मैं तो राशि से प्यार करता था, तुमसे तो मैंने सिर्फ पैसों के लिए प्यार का नाटक करो और देखो आज तुम्हारा पैसा भी मिल गया और मेरा प्यार भी। अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, वो जो हॉस्पिटल में बुढ़ा पड़ा है ना, उसे भी लेते हुए जाना, क्योंकि अभी पैसा मेरा है और मैं फालतू लोगों पर अपना पैसा खर्च नहीं करता, समझी? इतना बोलते ही उन दोनों ने रिमझिम को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रिमझिम अभी घर से बाहर निकली थी तभी उसके फोन पर एक कॉल आई जो हॉस्पिटल में थी। फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, आई एम सॉरी, आपके दादाजी काफी सीरियस हो रहे हैं, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। इतना सुनते ही रिमझिम जल्दी से श्री राम सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते पर मैं वो इस सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। ऐसी ही वो श्री राम हॉस्पिटल पहुंची। वो डॉक्टर ने उसे बताया कि आपके दादाजी की कंडीशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है, उनका बचना है मुश्किल है, आप उनसे मिल लीजिए। इतना सुनने पूरी तरीके से टूट गई और कांपते हुए हाथों से उसने हॉस्पिटल के रूम का दरवाजा खोला और अंदर गई। वहां उसके दादू अपनी अंतिम अवस्था पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी उंगलियों के इशारे से रिमझिम को बुलाया। जैसी ही रिमझिम उनके पास गई हो आपकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा। इतना सुनते ही रिमझिम की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी और वो छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोली, दादू दादू आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? तो आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूंगी आपके बिना? आप मुझे छोड़कर मत जाओ दादू। इतना बोलते ही हो और जोर जोर से रोने लगी और उसके दादू की आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने रिमझिम से कहा, बेटा अब मुझे जाना होगा, तो अपना ध्यान रखना। और इतना बोल दे उनके हाथों की पकड़ ढीली हो गई। हाथों में पकड़ ढीला होते देख रोते हुए डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगी। जब तक वहां डॉक्टर आते और उन्हें देखते तब तक उसकी दादू मर चुके थे। अब रिमझिम बिल्कुल अकेली रह गई थी।
रिमझिम बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। आज की रात कहो रात थी जिस दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना प्यार, अपनी दोस्ती, अपने दादू, अपना घर, यहाँ तक कि लोगों पर भरोसा भी। अपने दादू के अंतिम संस्कार करने के बाद रिमझिम की उस शहर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ये शहर उसे काटने को दौड़ता। लगभग एक हफ्ते बाद रिमझिम गुजरात से मुंबई आ गई, एक अनजान शहर जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। वो बस अपने अतीत से दूर भागना चाहती थी। वर्तमान में इस शहर में उसे आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। यहाँ वो अपने छोटे भाई और अपने मामा मामी के साथ रहती थी और एक कैफे में नौकरी मिल चुकी थी। आपकी मामी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह जब देखो से सुनाती रहती थी और मामा बेचारे मामी के डर से कुछ नहीं रह पाते। बस एक रोहित ही था जो से सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसका छोटा भाई। कैसे के मैनेजर की आवाज सुनते ही रिमझिम अपनी दुनिया से बाहर आई। उसने देखा मैनेजर उसे कब से बुला रहा है। रिमझिम रिमझिम सॉरी सर सॉरी, हड़बड़ाहट में रिमझिम अपने मैनेजर को बोली। मैनेजर गुस्से में बोला, तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे दिए जाते हैं, सोचने के नहीं, जाओ टेबल नंबर 4 का ऑर्डर लो और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, जाते हुए अपना हिसाब भी करते हुए जाना। इतना बोलते ही मैनेजर गुस्से में चला गया। रिमझिम की नौकरी जा चुकी थी। वो कैफे से बाहर निकली और चली गई। उसके दिमाग में नई नौकरी कैसे मिलेगी यही थॉट चला रहा था। ये सब सोचते हुए वो कब सड़क के बीच में आ गई उसे पता ना चला। जब तक पता चलता तब एक गाड़ी जो उसके बहुत करीब आ चुकी थी उसका ब्रेक लगता है और रिमझिम की उससे हल्की टक्कर हो जाती है। रिमझिम वहीं पर गिर पड़ती है। उसे गिरता हुआ देखकर गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है और देखता है कि वहां काफी भीड़ लग चुकी है। जैसे ही वो रिमझिम को देखता है रिमझिम बेहोश हो चुकी होती है। वह अपने ड्राइवर जैसे बोलता है, इसे उठाकर फौरन गाड़ी में रखो और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ करो। रिमझिम को गाड़ी में लेट आते ही वो हॉस्पिटल फोन करके इमरजेंसी केस के बारे में डॉक्टर को बता देता है। आखिर कौन था वो रिमझिम को पलक झपकते ही अपनी गाड़ी से सीधे हॉस्पिटल को ले गया। आइए जानते हैं किस भाग में। रिमझिम अभी भी व्यस्त थी। वह आज मैं उसे उठाकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ मोड़ा। उसे डॉक्टर को सौंपकर वो बाहर ही इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने उस आदमी को देखते हुए कहा, शांत हो जाए मिस्टर रियांश ओबरॉय, आपकी वाइफ बिल्कुल सही है। कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, मैं इंजेक्शन दे चुका हूं, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। रियांश कुछ बोलने ही वाला था, अचानक से वहां नर्स आ गई जो डॉक्टर को जल्दी जल्दी में बोली। नर्स, सर जल्दी चलिए, इट्स इमरजेंसी केस। इतना बोलते ही वो डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाने लगी। बेचारा रियांश कुछ बोलता उससे पहले डॉक्टर वहां से जा चुके थे, लेकिन डॉक्टर के उस एक शब्द ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाल दिया था। मुंबई का मशहूर ओबरॉय परिवार, इसका बस नाम ही काफी था लोगों में अपनी असर छोड़ने के लिए। जिसने इस परिवार को इस मुकाम पर पहुंचाया था वह है एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून रियांश ओबरॉय, जिसकी उम्र 26 साल, रंग गोरा, ब्राउन आंखें, 6 फीट हाइट, मस्कुलर बॉडी और मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जो 4 साल पहले यूएस से एमबीए की डिग्री लेकर लौटा था। जिसने 3 साल पहले अपने दादाजी की बिगड़ती तबीयत के कारण अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से संभाला और उसे इस मुकाम तक ले गया कि आज हर किसी की नज़र उसके सामने झुक जाती है। रियांश के माता पिता की मृत्यु जब मात्र 2 साल का था तो एक्सीडेंट में हो गई। तब से लेकर अब तक उसकी फैमिली में बस 3 ही लोग इम्पोर्टेंट थे, उसके दादाजी मिस्टर रणविजय ओबरॉय, उसकी छोटी माँ जानकी जी। हालांकि जानकी जी ओबरॉय मिशन में काम करने वाली एक साधारण सी महिला थी, लेकिन बचपन से रियांश उन्होंने ही पाला था, इसलिए रियांश उनको छोटी माँ कहता। और तीसरा इंसान अक्षत, जो उसका बचपन का दोस्त। डॉक्टर के चले जाने के बाद रियांश वहीं पर बैठा रहा और बीच बीच में रिमझिम को जाकर देखता कि उसे होश आया या नहीं। लगभग 3 घंटे बाद रिमझिम को होश आया। होश में आते ही जैसे उससे अपने आसपास देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि वहां रियांश नर्स के साथ आ जाता है। नर्स, आपको अब कैसा लग रहा है? आप कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, अब आप कैसा महसूस कर रही है? रिमझिम, मैं ठीक हूं, पर मैं यहाँ कैसे? मुझे ये कौन लेकर आया? नर्स, आपके हस्बैंड। ये सुनते हैं रिमझिम चौंकती एस्टोनिश्ड फेस हुई नर्स को देखने लगी। क्या, मेरा हस्बैंड? रिमझिम कुछ और बोलती से पहले नर्स रिन्याश की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ जी, ठीक है, आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। इतना बोलते ही वह रियांश और रिमझिम को अकेला रूम में छोड़कर चली गई। रिमझिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। वो रियांश से कुछ पूछती, वो पहले ही एक गंभीर आवाज के साथ बोल पड़ा, तुम अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। जब तुम्हें यहाँ लेकर आया तो यहाँ सबको ये लगा कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हें ये सब मेरी वाइफ समझ रहे हैं। रिमझिम, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। रिन्याश, तुम्हारा नाम क्या है? रिमझिम, रिमझिम शर्मा। हम
इतना बोलते ही रेयांश बाहर चला गया। बाहर जाते ही उसे अपना फोन निकाला और अपने फोन पर एक नंबर डायल कर कर किसी को फोन लगाया। एक रिंग जाते ही वहां से किसी ने फोन उठाया और एक आवाज आए, हेलो जी सर। रेयांश, मुझे रिमझिम शर्मा की सारी डिटेल चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर। जी सर, हो जाएगा। दूसरी तरफ से आवाज आए। इतना बोलती है रेयांश ने फोन कट कर दिया। उसके बाद वापस हॉस्पिटल रूम में एंटर करा जहां रिमझिम थी। रिमझिम उससे कुछ बोलती उससे पहले वो बोल पड़ा, तुम्हें आराम करो, हम शाम को मिलते हैं। उसने रिमझिम को बिना बोलने का मौका दिए ही अपनी बात बोल दी। रिमझिम चुपचाप उसकी बात को सुनती नहीं है और अंत में हाँ में सर हिला दिया। इतना बोलते ही रेयांश बाहर आ गया। पता नहीं क्यों रिमझिम की खामोशी आंखें उसे इतना परेशान क्यों कर रही थी। अभी वो रिमझिम के ख्यालों में खोया ही था, तभी वहां उसका राइट हैंड सागर आ गया। सागर उसका राइट हैंड था। जितनी भी डील्स होती उन सब की डिटेल सागर ही रियांश तक पहुंचाता था। और आज अचानक रिमझिम का नाम सुनते ही पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर वो मुस्कुराते हुए रिमझिम की फाइल रियांश को देते हुए बोला, सर यह फाइल। हम थोड़ी देर उस फाइल को पूरा पढ़ने के बाद वो अंदर गया और रिमझिम से बोला, मुझे तुमसे शादी करनी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे ये शादी सिर्फ अपने दादू के लिए करनी है जिन्होंने मेरे सामने ऐसी बेतुकी शर्त और एक ऐसा एग्रीमेंट रखा है जो मैं ना मानूं तो मेरा बिजनेस, मेरी मेहनत जो मैंने मुश्किलों से खड़ा किया है वो बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है, ये रहा मेरा कार्ड, तुम्हारी हाँ हो तो मुझे फोन कर देना। मुझे ना सुनने की आदत नहीं, रियांश ने शब्द होते हुए रिमझिम की तरफ देखते हुए कहा। रिमझिम रियांश को वहां से जाते हुए एकटक देखते रही। तभी फोन कॉल की आवाज आई। रिमझिम ने अपना फोन चेक किया तो उसमें उसके मामा का फोन आ रहा था जो देर हो जाने के कारण वहां चिंतित थे। रिमझिम अपना फोन उठाती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो बेटा, कहाँ है? हमें तेरी बहुत चिंता हो रही है, आज तूने आने में बहुत देर लगा दी तो जल्दी से घर आ जा बेटा। रिमझिम अभी तक चुप थी। वो बोलती है, हाँ मामा जी, आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। रिमझिम रियांश को वहां से जाते हुए एकटक देखते रही। तभी फोन कॉल की आवाज आई। रिमझिम ने अपना फोन चेक किया तो उसमें उसके मामा का फोन आ रहा था जो देर हो जाने के कारण वहां चिंतित थे। रिमझिम अपना फोन उठाती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो बेटा, कहाँ है? हमें तेरी बहुत चिंता हो रही है, आज तूने आने में बहुत देर लगा दी तो जल्दी से घर आ जा बेटा। रिमझिम अभी तक चुप थी। वो बोलती है, हाँ मामा जी, आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। रिमझिम जब से मुंबई आई थी तब से एक है उसने आज पहली बार अपने मामा से झूठ बोला था। रिमझिम हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलती है तो वहां रियांश के बॉडीगार्ड और उनका सेक्रेटरी खड़ा होता है। वो एक नज़र रिमझिम की ओर देखकर कहता है, मैम सर ने आपके लिए गाड़ी भिजवाई है, आइए हम आपको घर छोड़ दें। इतना बोलते ही रिमझिम कहती है, ठीक है, और वो सब वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचकर आ गई महारानी, घर में काम ना करना पड़े इसलिए देर से आए हैं, खाना कौन बनाएगा? रिमझिम के घर में पहुंचते ही अचानक ये आवाज आए। रिमझिम कुछ बोलती इससे पहले ही उसकी मामी ने अपने तानों से रिमझिम का घर में स्वागत किया। अरे भगवान के लिए तो चुप हो जाओ, भगवान दिख नहीं रहा, बच्ची थकी हारी आ रही है, मामा जी बोले। मामी, अरे क्यों चुप हो जाओ, जब से पैदा हुई है तब से मनहूसियत ही फैली है घर में, अपने पूरे खानदान को खा गई और ना कर मेरी छाती में बैठी हुई है। एक धेला नहीं है पैसे का, इतनी करोड़ों की जायदाद किसी को दान में दे। और तुम्हारी माँ ने भी अपनी जायदाद इसके नाम कर रखी है, मैं बस इसे उस आधी प्रॉपर्टी के लिए झेल रही हूँ। इतना सुनते ही रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी माँ की आवाज में सुनते हुए रोहन कमरे से बाहर आया और देखा रिमझिम आ गई है तो दौड़ते हुए उसके पास आया। दीदी दीदी, जैसे ही रिमझिम उसे गले लगाती वह बेहोश होकर गिर पड़ा। रोहित रोहित चीख निकल पड़ी रिमझिम के मुंह से। मामा और मामी भी भागते हुए रोहित के पास आए। मामी रोते हुए मामा जी से बोली थी कि मेरे बेटे को क्या हो गया? रोहित बेटा उठ। आनन फानन में रोहित हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने जैसे ही रोहित को देखा तुरंत नर्स से बोला, जल्दी से इमरजेंसी वार्ड तैयार करो। इतना बोलते ही नर्स बोली, जी सर, और वहां से चली गई। 10 मिनट बाद डॉक्टर रोहित को देख के बाहर आए और बोले, देखिए रोहित के होंठ में छेद है, हमको तुरंत ऑपरेशन करना होगा, कल सुबह तक 15 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए, तब तक हम दोनों ढूंढते हैं। क्या 15 लाख डॉक्टर साहब? हम मिडिल क्लास लोग हैं, कितने रुपए दो? हमने सपने में भी नहीं देखे। देखिए रुपए तो आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। जो रिमझिम अभी चुप थी अचानक बोल पड़ी, डॉक्टर साहब मैं इंतजार करती हूँ, आप मेरे भाई का ऑपरेशन मत रोकिए। मामी गुस्से में हैंड वेविंग, चटाक, सब तेरी वजह से हुआ है, मनहूस कहीं की, अपने पूरे खानदान को खा गई, अब मेरे बेटे को भी खाने जा रही है तू।
दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना मैं तुझे मार डालेगी। इतना बोलती मामी रोने लगी। चली जा, हमारे घर से निकल जा यहाँ से, मुझे माफ कर दो मामी, ये सब मेरी वजह से हुआ है पर अब नहीं है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन उससे पहले मैं रोहन का इलाज करवाऊंगी। आपके यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अपना पड़ती है जिसमें रियांश का दिया हुआ कार्ड होता है। कार्ड उठाकर वो अपने फोन पर नंबर डायल करती है। हम जाते हैं, दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, हेलो रिमझिम। हेलो, मैं रिमझिम बोल रही हूँ। रियांश बोलो। रिमझिम, मुझे तुमसे अभी मिलना है। रियांश, क्या? रिमझिम, हाँ मुझे अभी मिलना है, प्लीज मना मत करो। रियांश, ठीक है, कहाँ हो तुम? रिमझिम, मैं सिटी हॉस्पिटल के सामने खड़ी हूँ। रियांश, ठीक है मैं आता हूँ। लगभग 20 मिनट बाद रिमझिम के सामने गाड़ी रुक गई। गाड़ी का शीशा खोला और अंदर से एक आवाज आई, बैठो गाड़ी में। चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रियांश ने रिमझिम को गौर से देखा। उसकी आंखें लाल और सूज चुकी थी और उसका चेहरा रोने की वजह से लाल चुका था। रियांश, आई यू ओके? हाँ, रिमझिम बोली। उसकी बात को अनसुना करते हुए रियांश ने पानी की बोतल निकाली और उसे देते हुए कहा, लो पहले पानी पियो। रियांश, बोलो क्या बात है? रिमझिम, शाम को हॉस्पिटल में जो बोल रहे थे ना शादी के बारे में, मुझे मंजूर है पर प्लीज मेरे भाई की जान पहचान लो। ब्लू इट के सामने हाथ जोड़कर फोल्डेड हैंड्स रोने ब्लू इट लगी, प्लीज मेरे भाई को बचा लो, प्लीज मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रियांश को रिमझिम से पता नहीं क्यों लगाव सा महसूस हो रहा था। शादी तो वो अपने दादू के एग्रीमेंट के लिए कर रहा था, पर उसे रिमझिम का रोना अंदर तक का कचोट रहा था। ठीक है, रियांश बोला और अपनी जेब से फोन निकालते हुए उसने किसी को फोन किया। हेलो जी सर, बोलिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, रियांश, सिटी हॉस्पिटल में एक बच्चा इमरजेंसी वार्ड में, क्या ऑपरेशन का खर्चा मैं पे करूंगा, तुम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके मुझे फोन करो। जी सर। दूसरी तरफ से आवाज आई और इतना बोलते ही रियांश ने फोन कट कर दिया। रियांश, तुम्हारे भाई का इलाज हो जाएगा तो चले यहां से। रिमझिम ने रियांश की तरह अचरज भरी नजरों से देखते हुए कहा, कहाँ? रियांश, शायद तुम बोल रही हो, तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हो, आई मीन शादी तो चलो। पर अभी रिमझिम ने इतना बोला ही था कि। रियांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए रियांश, शायद तुम बोल रही हो, तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हो, आई मीन शादी तो चलो। पर अभी रिमझिम ने इतना बोला ही था कि। रियांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए रियांश उसे अपने जुहू वाले आउटहाउस में ले गया और कुछ पेपर दिखाते हुए बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर है, इन पर सिग्नेचर कर दो। रियांश बोला। रिमझिम, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? मैं कुछ समझी नहीं। प्रियांश, हाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि मैं जो जो कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती हो, और अगर कभी तुमने ऐसा सोचा तो तुम्हें 500 करोड़ रुपए मुझे देने होंगे। बाकी इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अच्छी लाइफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा। तुम्हारे भाई का इलाज और उसके स्कूल का खर्चा और बाकी सब जो तुम्हारी फैमिली चाहे जिससे वो एक अच्छी लाइफ बिता सके, वो सब चीजों उन्हें प्रोवाइड करा दी जाएगी। इतना बोलते ही रियांश ने रिमझिम की ओर देखते हुए फिर कहा, तो अब सिग्नेचर करो। रिमझिम, पर तुमने मुझे ही क्यों, मैं जान सकती हूँ? रियांश, क्योंकि मुझे तुम पसंद आई, और जो चीज एक बार रियांश ओबरॉय को पसंद आ जाती है वो चीज सिर्फ और सिर्फ रियांश की होती है। इतना बोलते हैं और रिमझिम की तरफ देखता है और रिमझिम से सिग्नेचर करने को कहता है। रिमझिम सिग्नेचर करती है, तभी उसका फोन बज उठता है। वो चेक करती है तो उसके मामा जी का फोन आ रहा होता है। वो फोन रिसीव करती है, उधर से एक आवाज आती है, हेलो बेटा। रिमझिम, हाँ मामा जी मैं आ रही हूँ। रिमझिम इतना बोली थी कि उसके मामा जी फिर बोलते हैं, एक मिनट बेटा, तूने ऐसा क्या किया जिससे रोहित का इलाज हो रहा है? जो ऑपरेशन कल सुबह होना था वो अभी क्यों हो रहा है? बेटा मुझे तुझसे मिलना है। तू कहाँ है? बेटा तुझे कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिससे तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। तेरा मामा अभी जिंदा है, बस बेटा तू यहाँ आ जा। रिमझिम रियांश की तरफ देखती है। रिमझिम, हाँ मामा जी आ रही हूँ। रिमझिम, मुझे तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ बताना है। रियांश सुनते ही चौंक उठता है। वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी रियांश बोलता है, तुम्हारा हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। रिमझिम, पर मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती। मैं मामा जी से क्या कहूंगी? रियांश, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो, और शायद तुमने कॉन्टैक्ट में पढ़ा नहीं कि तुम्हें वह करना है जो मैं तुमसे बोलूंगा। समझ में आया? और बाकी बात है हम कल करेंगे, जब तू अपना सारा सामान लेके मेरे घर आओगी। तुम मिसेस ओबरॉय चले
रिमझिम वो बिना कुछ बोले उठती है और वहां से जाने लगती है तो प्रियांश उसका हाथ पकड़कर कैसा है, ऐसे नहीं जाना है, मेरे साथ चलोगी तुम? रिमझिम रिमझिम गुस्से में, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम हूं। रियांश शश एकदम चुप। इतना बोलते ही रिमझिम के कोमल गुलाबी होठों पर अपनी एक उंगली रख देता है। मैं क्या क्या कर सकता हूं ये तुमको नहीं पता, इसलिए अभी जितना बोल रहा हूं उतना करो, समझ में आया? यह उसने काफी रूड और गुस्से में कहा। रिमझिम कुछ ना कह सके और वहां से रियांश के साथ जाने लगी। हॉस्पिटल पहुंचते ही मामा जी आवाज, यह आवाज थी रिमझिम की। जैसी उसके मामा जी ने उसे देखा उन्होंने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटा ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से डॉक्टर आए और बोले कि ऑपरेशन अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। मैंने जब से पैसों के बारे में पूछा तो वह बोले कि पैसे जमा हो चुके हैं, किसी रियांश ओबरॉय ने किए हैं। बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? रिमझिम कुछ बोलती इससे पहले रियांश अपने दो बॉडीगार्ड और अपने बचपन के दोस्त अभय के साथ आते हुए बोला, जी मैं ही हूँ रियांश ओबरॉय, आपका दामाद ससुर जी। इतना सुनते ही रिमझिम ने घुरकर उसे देखा। उसका मन कर रहा था कि अगर वह उसे अकेले में मिले जाए तो वह से इतना सुनाए जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाए, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय घूरने के। क्या? मामा जी बोले। इतना सुनते ही रिमझिम की मामी ने रिमझिम को एक थप्पड़ मारते हुए का कहा, जैसे ही कोई अमीर पैसा वाला लड़का मिला उसे फंसाने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो एक और थप्पड़ मारने ही वाली थी, इतने में रियांश ने उसका हाथ गुस्से से पकड़ लिया। रियांश अपने हाथ को काबू में रखिए, आप जानती नहीं किस पर हाथ उठा रही हैं। रियांश को ऐसा गुस्सा करते हुए देख उसकी मामी सहम गई। रियांश बोला, रिमझिम अब मेरी वाइफ है तो उससे तमीज से पेश आइए, और आपके बेटे का ऑपरेशन इसी की वजह से हो रहा है। अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो 15 लाख रुपए मुझे वापस कर दीजिए। इतना सुनते ही मम्मी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वह चुप हो गई। उसे चुप देख रियांश बोला, मैं रिमझिम को अपने घर लेकर जा रहा हूँ, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही मामी को ये याद आया, रियांश ओबरॉय तो वही है जिसकी 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में फोटो आई थी। हाँ वही नंबर 1 बिजनेसमैन। मामी मन ही मन में बोल रही थी, काफी बड़ा हाथ मारा है इसने। मामी पहले कुछ और बोलती। रियांश बोला, रिमझिम चलो। रिमझिम बिना कुछ बोले अभी तक चुपचाप खड़ी थी। वो अचानक बोली, मामा जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब बहुत जल्दी में हुआ, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं नहीं चाहती जैसे मैंने अपनी पूरी फैमिली को खोया, मैं रोहित को भी। मेरे लिए वो मेरा सगा भाई है। मैं पहले ही अक्षय और राशि की वजह से अपना सब कुछ भूल चुकी हूँ। जैसे ही रियांश ने अक्षय और राशि का नाम सुना उसे कुछ समझ नहीं आया। मामा जी रियाशे की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुमने शादी तो कर ली, लेकिन रिमझिम मेरी बहन की एकलौती अमानत है मेरे पास, मुझे उसकी विदाई करने का ये हक तो मुझसे मत पीना छीनो। रेयांश, ठीक है हम कल शाम को आपके घर आएंगे, तब रिमझिम अपना सारा सामान पैक करके मेरे घर को आएगी, लेकिन अभी वो मेरे साथ चल रही है, आप उसकी विदाई कल करिएगा। तब तक रोहित भी स्टेबल हो जाता है। अभी आप उसके ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए, कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, यह मेरा नंबर। आउट हाउस में, रियांश जाओ जाके चेंज कर लो, मैं डिनर के लिए बोल देता हूँ। रिमझिम मुझे भूख नहीं है, गुड नाइट। इतना बोलकर जैसे ही वॉशरूम में जाने लगी, रियांश गुस्से से उसकी कमर को कस के पकड़कर अपने पास खींच लेता है। रिमझिम, रियांश ये क्या बदतमीजी है? गुस्से में, लुक ऑफ ट्रायम्फ छोड़ो मुझे। रियांश, देखो मैं लास्ट बार बता रहा तुम्हें, तुम बीवी हो मेरी और मैं तुम्हारा पति। शादी शादी का पूजास्थल की है, तुमने अपनी मर्जी से, और जो मैं बोलूंगा तुमको मानना पड़ेगा। इतना बोल के वो उसे जैसे ही किस करता है, रिमझिम उसे धक्का देते हुए एक थप्पड़ मार देती है। हैंड वेविंग चटाक। रिमझिम, सोचना भी मत, ये शादी एक मजबूरी है, इसलिए मेरे करीब आने की जरूरत नहीं। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, हवस के अलावा कोई सगा नहीं होता। रियांश, यू लुक ऑफ ट्रायम्फ। इतना सुनते ही वो रिमझिम को बेड पर गिराते हुए जबरदस्ती उसे किस कर लेता है। रिमझिम उसे दूर करती है पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। छोड़ो छोड़ो मुझे रियांश, कभी नहीं। रिमझिम शर्मा, ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। इतना सुनते ही रिमझिम उसे और जोर से दूर करने लगी, पर कोई फायदा नहीं, रियांश के सामने वो बेबस थी। छोड़ो मुझे मी ओबर आए। रियांश गुस्से में, एक शब्द और नहीं। इतना सुनते ही वो फिर उसकी ड्रेस की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी फोन बजने की आवाज आए। रियांश गुस्से में रिमझिम को बेड पर छोड़कर बालकनी में गया। जाते जाते, बच गई आज, नहीं तो आगे से मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारे घरवाले स्माइल 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 ग्रिन हंसते हुए
रिमझिम उसे जाते हुए देखने लगी। वो रियांश की इस हरकत से गुस्से और डर में थी। वो सीधा वॉशरूम में गई। रियांश फोन पर बातचीत खत्म करके सीधा नीचे जाता है। कुक सर, डिनर रेडी है। रियांश, ठीक है, मैं रिमझिम को लेके आता हूँ। इतना बोल के वो जैसे ही ऊपर रूम की तरफ जाने लगता है तभी वह देखता है रिमझिम सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। रियांश, गुड, बड़ी जल्दी समझ गई। रिमझिम बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल पर जाके चेयर पर बैठ गई। रेयांश भी वहां गया था। जल्दी से खाना फिनिश करो, उसके बाद रूम पर जाना है। रिमझिम कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद जब दोनों का खाना खत्म हुआ वो सीधे अपने रूम में चली गई। रियांश रूम में आया तो रिमझिम सोफे पिलो के साथ सोने लगी थी। रियांश, चौंक कर, तुम यहाँ पर क्यों? इतना बड़ा बेड है, मेरे साथ चलो बेड पर। और आज तो हमारी सुहाग रात है, तुमसे थप्पड़ का बदला लेना है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। कुटिल मुस्कान के साथ कूल कूल रिमझिम अब भी चुप थी। रियांश उसे उसी सोई हालत में पकड़कर बेड पर ले जाता है। रिमझिम, प्लीज मुझे माफ कर दो, यही सुनना चाहते हो ना? गुस्से में, अब छोड़ दो मुझे। रियांश, नहीं, तुम ऐसे ही सोओगी। इतना बोलकर वो उसे और जोर से पकड़कर करीब कर लेता है। अगले दिन हॉस्पिटल में रोहित का ऑपरेशन हो चुका होता है। मामी और मामा जी घर पर होते हैं। हॉस्पिटल में रियांश का सेक्रेटरी होता है। मामा जी विदाई की तैयारी करते हैं। अगले पार्ट के लिए कल का वेट करें। एपिसोड 7, द अर्जेंट मैरिज, द अर्जेंट मैरिज। रिमझिम के घर। मामा जी, रिमझिम बेटा, आइए दामाद जी आप ही बैठिए। रेयांश जी बैठते हैं। और रोहित की तबीयत अभी कैसी है? कुछ इमरजेंसी हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मामा जी, जी धन्यवाद। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, मेरी बहन की शादी अमानत है, इसे हमेशा सहेज कर रखिएगा। इतना बोलते ही मामा जी की आंखें नम हो गई। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद दोनों ओबरॉय मैंशन की तरफ चले गए जहां उसके दादाजी रियांश का वेट कर रहे थे। गाड़ी में शांति फैली हुई थी। रेयांश गाड़ी चला रहा था तो वही रिमझिम चुपचाप खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो ओबरॉय मैंशन में बाहर पहुंचे, गेट ओपन होने के बाद जैसे ही रियांश की कार अंदर पहुंची तो आवाज सुनते ही जो दादाजी न्यूज़पेपर लिए बैठे हुए थे अचानक से उठ खड़े हुए। तभी बाहर गाड़ी से रियांश बाहर निकला और रिमझिम से बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही रिमझिम बाहर निकलती है अपने सामने आलीशान महल को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी रेयांश उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ही जाने लगता है। जैसे ही वो डोर बेल बजाने वाला होता है वैसे ही दरवाजा खुल जाता है। वो दरवाजा उसके दादाजी खोल रहे होते हैं। ऐसे ही दादाजी रियाज को ऐसे रिमझिम के साथ देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, रियांश। ये कौन है? रियांश, आपकी बहू है। तो दादाजी स्वागत तो करिए, आप ही तो कहते थे शादी कर ले शादी कर ले, अब जब कर ली है तो आप ऐसे देख रहे हैं, गलत बात दादू। दादाजी, दादू रियांश की तरफ गुस्से से देखते हुए, आपसे तो हम बाद में बात करते हैं। जानकी आरती की थाल लेकर आना, तो नई बहू का गृह प्रवेश कराना है। जानकी जी, बड़े मालिक। जानकी आरती की थाल लेकर आती है और उनके पीछे से दो लोग थाली और लेके आते हैं। एक थाली में तो चावलों से भरा कलश होता है और दूसरी में कुमकुम। जानकी उनकी आरती उतारने के बाद रिमझिम से कहती है, बहुरानी पहले कलश पांव से हल्का मारकर गिराओ, उसके बाद कुमकुम की थाल से अपने पांव की छाप लगाओ। रिमझिम ऐसा ही करती है। वो अंदर आते हैं। रणविजय ओबरॉय, दादू ये सब क्या है? रियांश, मैंने शादी कर ली है, मैं रिमझिम से बहुत प्यार करता हूँ। 1 महीने से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं दादू। रिमझिम मन ही मन में, ये कब हुआ और ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं तो परसों ही मिली हूं इनसे। दादू रिमझिम के पास आते हुए बड़े ही प्यार से बोलते हैं, आपका क्या नाम है बेटा? रिमझिम, जी रिमझिम शर्मा। अच्छा दादू, बस इतना ही कहते हैं। फिर रियांश की तरफ मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, तूने एक काम बहुत अच्छा किया है, तू बहू अच्छी लेके आया है। रणविजय ओबरॉय जानकी से कहते हैं, बाबू रानी को उसके कमरे में लेकर जाओ। जानकी, जी मालिक। जानकी रिमझिम को उसके कमरे में लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद दादू रियांश से कहते हैं, हमें तुम्हारी पसंद पर कोई शक नहीं है, लेकिन क्या तुम लड़की के बारे में अच्छे से जानते हो? रियांश हाँ इतना बोलता है और वहां से चला जाता है। रणविजय ओबरॉय दोनों को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। जानकी, बहू रानी आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना ऊपर भेजती हूँ। ये कहकर जानकी रिमझिम को रूम में छोड़कर नीचे आ गई।
जानकी के जाने के बाद रिमझिम कमरे को बड़ी ही बारीकी से देख रही थी। बड़ा का कमरा, उसके बीच में किंग साइज बेड और कमरे में रखे हर चीज को बड़ी सहूलियत से सहेज के रखा गया था। तभी उसकी नजर वो कबोर्ड में जाती है। जब वो वहां का दरवाजा खुलती है तो उसे वहां लेडीज गारमेंट देखकर थोड़ी देर आश्चर्य में आ जाती है। फिर उसे अचानक याद आता है ये सब शायद रेयांश ने किया हो। रूम देखने के बाद रिमझिम कबोर्ड में से अपने पहनने के लिए नए कपड़े निकालती है और उसे लेकर बाथरूम की ओर बढ़ती है। वही रियांश भी अब तक रूम में आ चुका है। रूम खाली देख और बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि रिमझिम वॉशरूम में गई हुई है। वो अपने कपड़े बदलने के लिए कबोर्ड से अपने लिए कपड़े निकालता है और अपनी शर्ट चेंज करने लग जाता है। वहां रिमझिम जैसे ही बाहर आती है, रियाज शर्टलेस देख झेप जाती है। रियांश को एहसास हो जाता है कि रिमझिम ने उसे ऐसे देख लिया है। रिमझिम हड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगती है कि इतने में रियांश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। अचानक हुई हरकत को देखकर वो चौंक जाती है। रिमझिम घबराते हुए, क्या क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए ना। इतनी मधुर आवाज सुनते हैं रियांश और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। रियांश, तुम सच में चाहती हो छोड़ दूं? पत्नी जी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, ना अभी ना जिंदगी भर। इतना सुनते ही रिमझिम अपनी आंखें शर्माकर बंद कर देती है। तभी रियांश रिमझिम के चेहरे को अपनी तरफ दिखाते हुए उसके गुलाबी होठों पर अपने होंठ लगा देता है। ये एहसास रिमझिम के लिए बिल्कुल नया था। हालांकि वो पहले रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। उसने अक्षय को कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया था, लेकिन अभी वो रियांश के स्पर्श से बहक गई थी। लगभग 2 मिनट किस करते हुए जब रिमझिम की सांसें उखाड़ने लगती हैं, तब रियांश उसे छोड़ देता है। रियांश, तुम ठीक हो ना? रिमझिम शर्माते हुए हाँ। तभी थोड़ी देर में दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है और रियांश दरवाजा खोलता है तो वहां जानकी खाना लिए खड़ी होती है। जानकी, छोटे मालिक, बहुरानी, आप लोग खाना खा लीजिए। रियांश बस ठीक है इतना बोलता है और खाना रखने के लिए कह देता है। खाना रखने के बाद जानकी कमरे से बाहर चली जाती है। रियांश, आओ खाना खाते हैं। रिमझिम खाना खाने के लिए बैठ जाती है। खाना खाने के बाद जैसे ही रिमझिम बेड की तरफ है मुड़ती है, रियांश बोलता है, सुनो अभी सो जाओ, कल कुछ जरूरी बात करनी है। इतना बोलते हैं रियांश अपना लैपटॉप निकालकर उसमें काम करने लग जाता है और रिमझिम बेड पर लेट जाती है और थकान की वजह से रिमझिम को नींद आ जाती है। रियांश की आंखों से नींद कोसों दूर होती है। उसे रिमझिम के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। हालांकि रिमझिम ने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो अपने लैपटॉप में उसकी सारी डिटेल पढ़ रहा होता है। तभी एक फोटो को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों बढ़ जाती है। रियांश टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, जल्द तुमसे मुलाकात होगी। कूल कूल कूल, स्मक स्मक स्मक। कौन है वह इंसान जिसे देखकर रियांश की आंखों में गुस्सा उतर आया? जाने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। एपिसोड 9, द अर्जेंट मैरिज, द अर्जेंट मैरिज। अगले दिन रिमझिम आदत के अनुसार 6 बजे उठ जाती है और देखती है रुद्र काउच पर हाथ में पिलो पकड़े सोया हुआ है। सामने टेबल पर लैपटॉप को देखते कर वो समझ जाती है कि रियांश रात को काम करते करते सो गया था। रिमझिम रियांश के पास जाते हुए उसे प्यार से उठाती है। रियांश, रियांश सुनो। रियांश किसी के स्पर्श से हड़बड़ाते हुए अचानक उठ जाता है। सामने रिमझिम को खड़ा देख वह आधी नींद में बोलता है, क्या हुआ तुम्हें इतनी सुबह सुबह? कौन उठाता है? रिमझिम, जाओ जाकर बैठकर सो जाओ। इतना बोलकर वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी रियांश उसका हाथ झटके से अपनी तरफ खींचते हुए उसकी कमर को पकड़ लेता है। रियांश, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? रिमझिम, 6 बजे बज चुके हैं, मैं नहाने जा रही हूँ। सो जाओ तुम। रियांश, अरे यार इतनी जल्दी कौन उठता है? अच्छा सुनो, मेरी मीटिंग है 10 बजे, मुझे उठा देना। रिमझिम, तो तुम भी उठ जाओ। रियांश, अभी नहीं, तुम उठा देना ना मुझे। रिमझिम, ठीक है। इतना बोलकर रिमझिम वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। लगभग आधे घंटे बाद रिमझिम वॉशरूम से बाहर आए तो देखती है रियांश अभी भी सोया हुआ है। रिमझिम उसे सोया हुआ देख सीधे मिरर की ओर बढ़ जाती है। आज रिमझिम ने साड़ी पहनी हुई थी। उसकी पतली कमर साड़ी में बहुत ज्यादा सुंदर है और आकर्षक लग रही थी। रिमझिम के लंबे बाल और उन बालों से टपकता पानी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। थोड़ी देर में रिमझिम अच्छे तरीके से तैयार हो गई। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ियां और बदन पर नेट वाली पीच कलर की साड़ी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। रियांश तब तक उठ चुका था। जब उसने रिमझिम को देखा तो टकटकी लगाकर उसे देखने लगा।
रिमझिम जान चुकी थी कि रियांश उठ चुका है। वो रियांश से बोली, रिमझिम, अच्छा हुआ तुम उठ गए, फ्रेश हो जाओ। इतना बोलकर वो रियांश के कपड़े निकालने लगी कि तभी रियांश ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और उसके बालों को उसकी गर्दन से साइड करते हुए उसके कानों में धीरे से बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो वाइफी। इतना सुनते ही रिमझिम शर्मा के मुस्कुरा दी। जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिमझिम ने ये शब्द बहुत सीरियस टोन में कहे तो रियांश भी सीरियस होते हुए बोला, ठीक है, और इतना बोलकर सो मैं फ्रेश होने चला गया। रिमझिम सोच चुकी थी कि वह अपनी नई जिंदगी को तब आगे नहीं बढ़ाएगी जब तक वो रियांश को अपना अतीत ना बता दे। आज ने तय कर लिया था कि वो रियांश को अक्षय और राशि के बारे में सब कुछ बता देगी। वो नहीं चाहती थी कि इन फ्यूचर उसका अतीत सामने से खड़ा होकर उसके आज पर इफेक्ट करे, इसलिए वो सामने से रियांश को सब सच सच बताना चाहती थी। वो इसी सोच में डूबी थी तभी रियांश वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया। रियांश ने टॉवल लपेट रखा था और उसकी सुडौल बॉडी काफी आकर्षक लग रही थी। उसके बाल और बदन पर हल्का पानी किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी था। रियांश ने देखा रिमझिम बालकनी में शांत बैठी हुई है तो वह भी शर्ट और लोअर पहन उसके पास जा बैठा। उसे कहीं खोया देख वो बोला, रिमझिम, रिमझिम। रिमझिम अचानक से अपने अतीत से बाहर आई तो उसने देखा सामने रियांश बैठा हुआ है। रियांश बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? रिमझिम, हाँ मैं ठीक हूँ। रियांश और कुछ बोलता है इससे पहले रिमझिम बोल पड़ी, देखो मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। मैं नहीं चाहती कि यह सच तुम्हें किसी और के मुंह से सुनो और बाद में हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो, इसलिए मैं सब अभी क्लियर करना चाहती हूँ। रियांश उसकी बात ध्यान से सुन रहा होता है। हालांकि उसे पता था कि रिमझिम किस बारे में बात करने वाली है, लेकिन फिर भी वो रिमझिम के मुंह से सब सच सुनना चाहता था। रिमझिम बोली, शादी से पहले मेरा नाम रिमझिम शर्मा था। मैं गुजरात से बिलोंग करती थी। मम्मा पापा को तो मैंने बहुत पहले ही खो दिया, लेकिन मेरे दादू से मेरा अटैचमेंट काफी था, पर मुंबई आने से पहले उनकी डेथ हो गई। उनके अलावा मेरी जिंदगी में दो और लोग थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड राशि और दूसरा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अक्षत। इन दोनों का नाम बोलते ही उसके चेहरे पर गुस्से और घृणा का भाव आ गया। मेरे दादू की कंपनी और हमारी कुछ प्रॉपर्टी जिसे अक्षत में धोखे से छीन लिया। मेरी फैमिली का गुजरात में बहुत नाम था, लेकिन जैसे ही हमारी कंपनी अक्षत के अंडर गई सब कुछ बर्बाद हो गया। अक्षत ने मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया, यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड डिसअपॉइंटेड, मेरी बचपन की दोस्त, उसने भी मुझे धोखा दिया। उसके बाद मैं आ गई यहाँ। मेरे बारे में किसी को कुछ खास नहीं पता, ना मामा जी ने किसी को कुछ बताया, यहाँ तक कि मामी को भी अच्छे से नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्हें तो अभी भी यही लगता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को दान में दे आई, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। डिसअपॉइंटेड, उस दिन मैं बहुत टूट चुकी थी। मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था और वो दोनों बेशर्म की तरह। इतना बोलते ही रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रियांश बोला, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? वैसे तो रियांश को सारा सच पता था, लेकिन वो आज सारा सच रिमझिम के मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए वो रिमझिम को ये बिल्कुल पता नहीं लगने देना चाह रहा था कि उसे उसके बारे में सब कुछ उसी दिन पता चल गया था जिस दिन उसने उससे शादी की। रिमझिम बोली, हमारी कंपनी एक इवेंट मैनेजिंग कंपनी थी जिसका नाम आरजे इवेंट मैनेजमेंट। गुजरात में हमारा बहुत नाम था, लेकिन अब हम मुझे नहीं पता ना। रिमझिम ने रियांश को सारा सच बता दिया और इतना बोलकर रोने लगी। उसे अपने दादाजी की बहुत याद आ रही थी। रियांश ने जब उसे रोता हुआ देखा तो उसे अपने गले से लगाते हुए चुप कराया। वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। रियांश को उस हालत में देख उसे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी रिमझिम को शांत कराना चाहता था, तो वह बोला, तुम शांत हो जाओ, हमें हूं तुम्हारे साथ, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर उसने उसके माथे पर किस किया। थोड़ी देर माहौल शांत होने के बाद रिमझिम का रोना बंद हुआ और वह रियांश की तरफ बच्चों जैसा फेस बनाते हुए बोली, मुझे सच में कभी नहीं छोड़ोगे ना? प्लीज मुझे धोखा मत देना। रियांश उसके गालों को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसके माथे पर एक किस करते हुए बोला, कभी नहीं। इतना बोलकर रिमझिम उसकी गोद से उठी और नीचे जाने लगी। तभी रियांश बोला, कहाँ जा रही हो? रिमझिम, अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। स्माइल, तुम्हारी मीटिंग है ना? इतना बोलकर मुस्कुराते हुए रिमझिम रूम से बाहर चली गई। रियांश उसे जाते हुए देख मुस्कुराने लगा, लेकिन जैसे ही उसे रिमझिम का रोता हुआ चेहरा याद आया उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल लगाते हुए बोला, तपन, मुझे आरजे मैनेजिंग कंपनी के बारे में सारी डिटेल चाहिए। ओके सर, इतना कहकर रियांश ने फोन कट कर दिया। रियांश ब्रेकफास्ट करके अपनी कंपनी को चले जाता है।
आज उसकी कपूर इंटरप्राइजेस के साथ जरूरी मीटिंग थी। इस डील से रियांश की कंपनी को 500 करोड़ का मुनाफा होता वहां, और कंपनीज भी इस डील को हासिल करने के लिए आने वाली थी। लेकिन रियांश को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि उसकी प्रेजेंटेशन से वो सभी को हैरान कर देगा, और ऐसा ही हुआ। उसकी प्रेजेंटेशन काफी कमाल की थी, जिससे ये डील ओबरॉय ग्रुप्स को मिली। मीटिंग खत्म करने के बाद रियांश अपने ऑफिस चला गया। उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, तो उसने सोचा ये काम भी निपटा लिया जाए। तभी उसके फोन में तपन का कॉल आया। तपन नाम देखते ही उसके मुंह पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ गई। उसे पता था कि तपन ने अपना काम कर लिया होगा। वो फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से तपन की आवाज आती है। तपन: हेलो सर, गुड आफ्टरनून। रियांश: गुड आफ्टरनून। मैंने जो काम बोला था वो हो गया। तपन: यस सर, मैंने उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल कलेक्ट कर ली है। मैं थोड़ी देर में फाइल लेकर आता हूँ। रियांश: ओके गुड, जल्दी लेकर आओ। इतना कहते ही रियांश फोन कट कर देता है। लगभग 20 मिनट बाद तपन उस फाइल को लेकर। तपन: मे आई कम इन सर? रेयांश: यश कम इन। तपन: सर यह रही फाइल। इतना कहते ही वो फाइल को है आज की तरफ बढ़ा देता है। रियांश उस फाइल को पढ़ता है और फिर तपन की तरफ देखकर बोलता है, नाम चेंज कर दिया कूल। तपन: यस सर, लगभग 1 महीने पहले कंपनी का नाम चेंज हो गया है। आरजे से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कर दिया गया है। हालांकि कंपनी अभी उतनी अच्छी भी नहीं चल रही है, पर हाँ, कोई बड़ा ऑर्डर अचानक मिले तो इस कंपनी की वैल्यू मार्केट में काफी बढ़ सकती है। इतना सुनते ही रेयांश के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, और वो तपन की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, नेक्स्ट वीक मेरी मीटिंग फिक्स करो आरजे के साथ, सॉरी के साथ। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट आ जाती है और वो तपन से जाने का इशारा करता है। तपन के जाने के बाद वो अपने फोन से मैं रिमझिम की तस्वीर को देखते हुए कहता है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, तुम्हारा सरप्राइज बहुत जल्दी तुम्हें मिलेगा वाइफी। इतना कहते ही अपना काम करने लग जाता है। घर पर दूसरी ओर घर पर है रिमझिम दादाजी के साथ गार्डन में बैठकर चाय पी रही होती है और दादाजी को अपने बारे में सब कुछ बता रही होती है। रिमझिम दादाजी के साथ इतना घुल मिल गई थी कि उसे दादाजी के साथ एक लगाव सा हो गया था। दादाजी भी उसे बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। तभी हंसते हुए दादाजी रिमझिम से कहते हैं, रिमझिम बेटा, क्यों ना आज पकोड़े बनाए जाए? रिमझिम: बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर ने आपको तला भुना खाने से मना किया है, तो आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। इतना सुनते ही दादाजी बच्चों की तरह रूठ जाते हैं और बोलते हैं, ये तो गलत बात है रिमझिम बेटा। और रिमझिम उनको इस तरह रूठते हुए देख हंसते हुए उनको मनाने लग जाती है, ठीक है, लेकिन आप लिमिट में खाएंगे। दादाजी यह सुनते ही खुशी के मारे बच्चों की तरह सर हिलाकर हाँ में जवाब दे देते हैं, और रिमझिम उनको हंसता बाद एक किचन की तरफ जाने लगती है। वहां पहुंचकर रिमझिम जानकी जी से कहती है, रिमझिम आंटी, आप मुझे बेसन कहाँ है बताएगी? जानकी: अरे बेटा, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं बना देती हूँ। रिमझिम: नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी, आप मुझे बस सामान बताइए। इतना कहते ही जानकी जी मुस्कुराने लगती है और उसे सामान देने लगती है। कुछ ही देर बाद पकोड़े बन जाते हैं और वो दादाजी के साथ हंसी मजाक करते हुए पकड़ों का आनंद लेती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में रेयांश लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी एक एम्प्लॉय रेयांश से मिलने उसके ऑफिस में आता है। एम्प्लॉय: मे आई कम इन सर? रेयांश: यस एम्प्लॉय, सर मुझे कपूर ग्रुप की फाइल आपको देनी थी। रियांश: ओके, यहीं रख दो। इतना बोलते ही रियांश वो फाइल ले लेता है और एम्प्लॉय वहां से चला जाता है। अपना काम निपटाने के बाद रियांश जैसे ही टाइम देखता है तो 8 बजे बज चुके होते हैं। वो सीधे निकलता है और घर की ओर बढ़ता है। वहां घर पर आज रिमझिम सारा खाना रियांश की पसंद का बनाया हुआ था। उसे बस रियांश का वेट था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के आने की आवाज जैसे ही रिमझिम को सुनाई देती है तो वह खुशी से खाना गर्म करने के डाइनिंग टेबल पर लाकर लगाने रख देती है। रियांश थोड़ी देर बाद घर में इंटर करता है और चेंज करने के लिए रूम में चला जाता है। चेंज करने के बाद जैसे ही वो खाना खाने के लिए नीचे आता है तो वहां रिमझिम खाना परोस रही होती है। रियांश उसे अकेला देख पूछता है, दादू ने खाना खा लिया? रिमझिम: हाँ खा लिया, आप भी खा लीजिए। इतना सुनते ही रियांश के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है और वो रिमझिम के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, तुमने खाया? रिमझिम शर्माते हुए, नहीं, चलो साथ खाते हैं। इस समय रियांश और रिमझिम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। खाना खाने के बाद रिमझिम सारे बर्तन किचन में रखवा देती है और साफ करवाने के लिए कह देती है और सीधे रूम में चली जाती है। रियांश खाना खाने के बाद जा चुका होता है। रूम में पहुंचते ही रियांश सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है तो वह चेंज करने के लिए सीधे
वॉशरूम में चली जाती है। वहां से जब वह आती है तो रिमझिम ने वन पीस नाइटी पहनी हुई होती है जिसमें उसका गोरा बदन काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा होता है। रियांश उसकी तरफ देखता है तो उसके मुंह से अचानक हॉट शब्द निकल जाता है, लेकिन रिमझिम सुन नहीं पाती है। तभी रियांश खड़ा होता है और रिमझिम को हक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। रियांश को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रिमझिम शर्माते हुए पीछे हो जाती है कि तभी रियांश की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने गले लगा लेता है। तभी रियांश के रूम में रिमझिम, बेबी आई वॉन्ट यू, इतना सुनते ही रियांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो रिमझिम को कस के गले लगा लेता है। रिमझिम शर्माते हुए आपकी बाहों में समा जाती है। रिमझिम को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी बीत सकती है, उसे इतना इतना अच्छा लाइफ पार्टनर और इतनी प्यारी फैमिली मिल सकती है। थोड़ी देर बाद जब वो रियांश की बाहों से अलग होती है तब रियांश रिमझिम से बोलता है, रियांश जान, अगर तुम तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी कर लेंगे। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी रूह से प्यार है। क्या तुम तैयार हो? रिमझिम शर्माते हुए हाँ में जवाब देती है। जवाब सुनते ही रियांश रिमझिम को पकड़कर सीधे बेड पर जाता है और धीरे धीरे उसके गुलाबी होठों का रस पीने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब रिमझिम की सांसें फूलने लग जाती है तब रियांश उसे छोड़ता है। रियांश उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था और रिमझिम उसमें उनका पूरा सहयोग दे रही थी। जैसे जैसे रियांश रिमझिम के सारे कपड़े बाहर निकलता वैसे वैसे ही रिमझिम वासना से भर उठती। रियांश के लिए खुद को काबू करना बहुत मुश्किल हो चुका था, इसलिए वह काफी पैशनेट होकर उसे अपना बना रहा था। कभी उसके गालों को चुमता, कभी उसके होठों को। धीरे धीरे वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर और उनके सारे कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे। जैसे ही रियांश रिमझिम को संपूर्ण रूप से अपना बनाने वाला होता है, एक दर्द भरी चीख फेयरफुल फेस सुनाई देती है क्योंकि रिमझिम का ये फर्स्ट टाइम था। जैसे ही रियांश ये चीख सुनता है वो समझ जाता है कि रिमझिम ने पहले ये सब नहीं करा है, पर उसे आश्चर्य इस बात का होता है कि रिमझिम पहले भी रिलेशनशिप में थी। इसलिए वो रिमझिम को ब्लैंकेट में कवर करता है और उसके बाद वहां से उठ जाता है। उसे ऐसा करते हुए जब रिमझिम देखती है तो रियांश से बोलती है, रिमझिम क्या हुआ? रियांश की तरह मुस्कुराते हुए उसे अपने गले लगाता है और बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम दर्द में ये सब करो, हम किसी और से ट्राई करेंगे। इतना बोलते ही अपने माथे पर एक किस कर देता है और उसे सोने के लिए कहता है। इस समय वो खुद को बहुत काबू करा हुआ था, इसलिए वो सीधे बाथरूम में शावर लेने चला जाता है और रिमझिम सो जाती है। रियांश जब तक बाहर आता तब तक रिमझिम सो चुकी थी। रियांश सीधे बैठ जाता है और रिमझिम को अपनी बाहों में सुला देता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे भी नहीं पता चलता है। अगली सुबह जब रिमझिम उठती है तो देखती है वो रियांश की बाहों में सोई हुई है। वो मुस्कुराते हुए रियांश को देखती है और उसके माथे पर किस करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। रिमझिम, गुड मॉर्निंग जान। इतना बोलकर जैसे ही रिमझिम वॉशरूम की तरह जाने को मुड़ती है, रियांश उसे खींचते हुए अपनी तरफ कर देता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग करने नहीं जाते तो? रिमझिम, फिर कैसे जाते हैं? रियांश रिमझिम को अपनी तरफ खींचते हुए उसे हल्का सा किस कर देता है और बोलता है, ऐसे करते हैं गुड मॉर्निंग विश। रिमझिम उसे पुश करती है और वॉशरूम और बढ़ जाती है। रियांश उसे जाता देख अपने सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी ओर गुजरात में अक्षय, व्हाट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से कैसे जा सकता है? दूसरी तरफ से आवाज आती है। अक्षय का मैनेजर, सर हमने पूरी कोशिश की थी पर वो मेहता ग्रुप ऑफ कंपनी इस डील को ले गई। तभी वहां पर राशि आती और अक्षय को पीछे से गले लगाते हुए बोलती है, राशि क्या हुआ जान, क्यों गुस्सा हो? एक डील ही तो गई है, दूसरी मिल जाएगी। अक्षय, आई नो डार्लिंग बट ये डील बहुत इंपॉर्टेंट थी। राशि, नो प्रॉब्लम, आओ हम अपनी डील विंकिंग फेस बनाते हैं। इतना कहते ही राशि अक्षय एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर इंटीमेट होने के बाद अचानक अक्षय के पास किसी का फोन आता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है। अक्षय, हेलो। उधर से आवाज, हमारी मिस्टर अक्षर से हो रही है? अक्षय, जी हाँ बोलिए। आवाज, मैं ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मैनेजर बोल रहा हूँ। अक्षय ने जैसी यह नाम सुना वो चौंकते हुए खड़ा हो गया। अक्षय, जी सर बोलिए। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो सामने वाले इंसान को मस्का लगा रहा हो। मैनेजर, देखिए हमारे सर ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहा है, तो क्या आप मीटिंग के लिए कल मुंबई आ सकते हैं? हमें नेक्स्ट वीक ही इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। इतना सुनते ही अक्षय खुशी से झूमने लगता है और बोलता है, अक्षय, हाँ जी जरूर, मैं कल ही आता हूँ। मैनेजर, ठीक है सर, मैं आपकी सर के साथ 2 बजे की मीटिंग फाइनल करता हूँ।
इतना कहते ही फोन कट हो जाता है। जैसे ही फोन कट होता है, अक्षय राशि को जोर से गले लगाते हुए बोलता है, ये बेबी काम हो गया, इतना बड़ा कॉन्टैक्ट मिलने वाला है। मिस्टर ओबरॉय, ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक। इतना सुनते ही राशि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राशि ने ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का नाम का भी सुना था और यह भी सुना था कि रियांश देखने में काफी ज्यादा हॉट है। जैसे ही राशि ने यह सुना कि अक्षय रियांश के साथ मीटिंग के लिए जाने वाला है, उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आया। उसे अक्षय से भी ज्यादा बड़ी मुर्गी फंसानी थी। उसके लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ही जरूरी था। राशि ने सोचा, क्यों ना वह भी अक्षय के साथ मुंबई जाकर रियांश पर डोरे डाले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे जिंदगी भर पैसों की कोई कमी नहीं रहती, उसे किसी के सामने हाथ बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए अक्षय से कहा, राशि जान, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे भी ले चलो ना प्लीज। आपकी आंखों में आंसू देख अक्षय पिघल गया और सोचा कि राशि उससे कितना प्यार करती है, इसलिए वो राशि की बात मान गया। जैसी ही अक्षय ने हाँ बोला, राशि के आंखों में चमक देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कह रही हो, यही तो मैं चाहती थी। इतना बोलकर वो अपना सामान पैक करने रूम में जाने लगी। वहीं दूसरी ओर ओबरॉय मैंशन में रिमझिम और दादाजी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक आवाज आती है, ओ मेरी मधुबाला, मधुबाला कहाँ है। ये बात सुनते ही दादाजी की हंसी निकल आती है और समझाते हैं कि अभय आ चुका है और वो हॉल में आते हैं। हाँ, अभय रियांश के बचपन का दोस्त। दादाजी, तेरी मधुबाला ऑफिस आ चुकी है। अभय, ओफो, तो अब मैं क्या करूं। इतना बोल जैसे ही अभय रिमझिम की तरफ मुड़ता है, रिमझिम को याद आता है, ये तो वही है जो उस दिन हॉस्पिटल में रियांश के साथ आया था। हाँ, जो रोहित के इलाज वाले दिन हॉस्पिटल में रुका हुआ था। अभय रिमझिम को पहचान चुका होता है। अभय रिमझिम से बोलता है, हेलो भाभी, कैसी हो। आप यही सोच रहे हो ना यह मधुबाला कौन है। अरे मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, आपका पति परमेश्वर। इतना सुनते ही दादी जी जोर जोर हंसने लगते हैं और रिमझिम से कहते हैं, बेटा ये अभय रियांश के बचपन का दोस्त, जब भी मिलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं। तभी रिमझिम अभय से कहती है, भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर आती हूँ। अभय, दादाजी और रिमझिम आपस में बात कर रहे थे। दादाजी रिमझिम को अभय और रियांश के बचपन की शरारतों के बारे में बता रहे थे और साथ में बचपन की एल्बम दिखा रहे थे। शाम को जब रियांश ऑफिस से घर आ जाता है, जैसे ही वो घर आता है अभय को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अभय ने उसे कल आने के लिए बोला था। जब अभय ने उसे चौंकता हुआ देखा, वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, अभय क्या हुआ मेरी जान, ग्रिन देखा चौंक गए ना। रियांश गुस्से में मुस्कुराते हुए बोलता है, तू तो कल आने वाला था और आया भी तो सीधा ऑफिस क्यों नहीं आया। अभय बोलता है, अगर ऑफिस आता तो तुम मुझे काम पर लगा देता और मेरी मधुबाला, मुझे आज काम नहीं करना था, इसलिए मैं सीधे घर आ गया। घर आकर हमने खूब सारी मस्ती करी। अभय ने हमने शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर देके बोला। रियांश चौंकते हुए, हमने तेरे साथ साथ और कौन कौन है। अभय दादाजी और रिमझिम की तरफ इशारा करते हुए रियांश को छेड़ता है, अजी आप भी ना, यहाँ दो लोग और भी तो है। उन दोनों की नोकझोंक देखकर रिमझिम और दादाजी मुंह दबाकर हंस रहे थे। फिर अभय रियांश के पास जाते हुए उसे गले लगाता है और कहता है, मेरी जान भाभी आ गई, इसका यह मतलब थोड़ी तू दोस्त को भूल जाएगा। तू तो मेरी जान है, मेरी अनारकली ग्रिन, मेरी मधुबाला ग्रिन। इतना सुनते हैं रियांश अभय को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और अभय भागते हुए दादाजी के पीछे छुप जाता है। जब रियांश गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है तो उसे कमरे में जाकर देख तीनों काफी जोर जोर से हंसते हैं। रिमझिम, बहुत हुआ, चलिए आप लोग डिनर कर लीजिए, खाना बन चुका है, मैं रियांश जी से बोलकर आती हूँ। इतना बोलकर वो कमरे में जाने लगती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा हल्का खुलती है, रियांश को ना पाकर वो काफी राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे पता था रियांश काफी गुस्से में है और अगर अभी उसके सामने गई तो शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर होता। तभी अचानक वो दरवाजा खोलती है और एक हाथ उसे अपनी तरफ खींचते हुए दीवार से सटा लेता है। वो रियांश होता है। रिमझिम रियांश की आंखों में देखकर कहीं खो सी जाती है। उसी खोया देख रियांश रिमझिम से बोलता है, रियांश क्या हुआ, कहाँ खो गई। रिमझिम हकलाते हुए बोलती है, कहीं ही नहीं, नीचे आ जाए, खाना बन चुका है। इतना बोल कर रिमझिम छूटने की कोशिश करती है और उसी कोशिश करता देख रहे हैं रियांश उसे और कस के पकड़ लेता है। अचानक हुई इस हरकत से वो दोनों मदहोश हो जाते हैं।
रिमझिम को इस तरह मदहोश देख रियांश खुद पर काबू नहीं रख पाता है और अपने होठों को उसके कोमल लाल होठों पर लगा देता है। एक दूसरे को बेतहाशा चूमने के बाद जब दोनों अलग होते हैं, रिमझिम के काल लाल किसी कश्मीरी सेब के जैसे हो जाते हैं और वो शर्मा के रियांश से अलग होती है और कहती है, खाना लग गया है, आ जाइए। वहां गुजरात में राशि, अक्षय डार्लिंग। अक्षय, हाँ जानू, बोलो ना, तैयारी हो गई? तुम्हारी सारी तैयारी हो गई? राशि कुटिल मुस्कान के साथ, हाँ मेरी सारी तैयारी हो गई, देखो मैंने अपने सारे कपड़े रख लिए हैं। अक्षय इस बात से खुश था कि राशि उससे सच्चा प्यार करती है और उसके साथ जाने के लिए इतनी उतावली है, और राशि इस बात से खुश थी कि वह गई तो है कि अक्षय के साथ है, लेकिन रहेगी रियांश के साथ। कुछ देर बाद वो दोनों रात की फ्लाइट से ही मुंबई पहुंच जाते हैं। वो एक होटल में रुके हुए थे जो काफी एक्सपेंसिव था। हालांकि यह होटल अक्षय को ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से प्रोवाइड कराया गया था। राशि ने जैसे ही उस होटल का रूम देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो रूम वीआईपी रूम्स में से एक था। राशि सोचने लगी, अगर वो रियांश के करीब आ गई तो ये बेतहाशा प्रॉपर्टीज उसके कदमों के नीचे होगी। इतना सोच सोच कर उसकी नीयत और ईमान और डोलने लगे। वहां अक्षय खुश था कि उसे ये प्रोजेक्ट अगर मिल जाए तो उसकी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद होगा। वो आज में रिमझिम को याद कर रहा था क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ। उसे ऐसा खोया खोया देख राशि उससे बोलती है, राशि क्या हुआ डार्लिंग, कहाँ खो गए? अक्षय बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि रिमझिम कितनी बेवकूफ थी ना, मैंने प्यार का झांसा दिया और फंस गई, और आज देखो उसी की कंपनी को इतना बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है और वह कहीं गरीबों जैसी जिंदगी जी रही होगी। इतना सुनकर राशि और अक्षय दोनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो दोनों बेड पर एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। ओबरॉय मैंशन। आज रियांश के लिए काफी बड़ा दिन था क्योंकि आज वो पहली बार रिमझिम के अतीत से सामना करने वाला था। उसे अक्षय और राशि के बारे में सारी डिटेल्स मालूम थी, लेकिन वह सामने से सारी सच्चाई जानना चाहता था। इसलिए वो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। वो रिमझिम को अभी इस बारे में नहीं बताना चाहता था, ये उसके लिए एक सरप्राइज के रूप में रिमझिम को बताना चाहता था। जब रियांश ऑफिस पहुंचा तो वहां उसका सेक्रेटरी पहले ही मौजूद था। उसने एक फाइल रियांश के सामने रखी और रियांश फाइल को पढ़ने लगा। उस फाइल में इवेंट कंपनी की सारी डिटेल थी। रियांश इवेंट के जरिए उस कंपनी को अपने अंडर में करना चाहता था। उसे पता था कि अगर ये कंपनी उसके अंडर में आ जाएगी तो अक्षत और राशि दोनों ही उसके काबू में आराम से आ सकते हैं। इसलिए उसने आज की मीटिंग तय की थी। लगभग 1 बजे मीटिंग शुरू होने वाली थी। हालांकि टाइम 2 बजे का दिया गया था, लेकिन रियांश अपना हर काम परफेक्ट करता था, इसलिए वो 1 बजे ही मीटिंग हॉल में आ गया। लगभग 45 मिनट बाद वहां अक्षय और राशि भी आ गए। राशि ने जब पहली बार रियांश को देखा वो तो उस पर फिदा हो गई और एक कुंटल मुस्कान के साथ वह जैसे ही रियांश से हाथ मिलाने के लिए आगे आए, रियांश बिना उस पर ध्यान देते हुए अक्षय से बोला, चलिए मेरी शुरू करते हैं। राशि को उस समय काफी गुस्सा आया था क्योंकि वह स्पेशल रियांश के लिए इतनी ज्यादा सुंदर बन के आई हुई थी। उसने शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी जो काफी डीप थी। इससे साफ दिख रहा था कि वह किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। जैसी मीटिंग शुरू हुई, रियांश अक्षय से बोलता है, रियांश, मिस्टर अक्षत, मैं आपको कोई कांटेक्ट देने से पहले सारे टर्म एंड कंडीशन आपकी फाइल में लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूं पहले आप वो पढ़ लीजिए। जैसी अक्षय फाइल पढ़ता है, उसे टर्म एंड कंडीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसके लिए तो यह मीटिंग काफी जरूरी थी। तो अक्षय फाइल पढ़ने का नाटक करता है और फाइल एक तरफ रखने के बाद रियांश से बोलता है, अक्षय, मी ओबरॉय, आप पहले मुझे इवेंट के बारे में बताइए। टर्म एंड कंडीशन तो बाद में होते रहेंगे, आप हमसे क्या चाहते हैं? इतना सुनकर रियांश हल्का मुस्कुराता स्माइल विद हॉर्न्स है और अक्षय की तरह देखते हुए बोलता है, मैं 1 हफ्ते बाद एक पार्टी करना चाहता हूं जिसमें मुझे कुछ इसमें स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। ज्यादा नहीं, बस कुछ 8 से 9 इंपॉर्टेंट मीडिया कर्मी आएंगे और कुछ खास मेहमान और बिजनेस पार्टनर्स। तो मैं चाहता हूं कि इवेंट काफी शानदार हो। इसके लिए हम आपको 1 करोड़ का चेक देंगे, पर ध्यान रखिए यह इवेंट काफी ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, तो इसमें कोई गड़बड़ ना हो। उसकी यह बात सुनकर अक्षय रियांश से कहता है, नो प्रॉब्लम सर, आप चिंता मत करिए, पर 1 करोड़ काफी ज्यादा है। रियांश बोलता है, आई नो ही काफी बड़ी रकम है, बट पेमेंट आपको तब मिलेगी जब पार्टी काफी अच्छे से बीत जाएगी। आई मीन तब जब पार्टी सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे भी वेस्ट हो और पार्टी में कोई हंगामा क्रिएट हो। सो प्लीज आप इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रियांश फिर से बोलता है, आपको कोई डाउट है? अगर नहीं है तो आप ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, किया गया इस इवेंट के जरिए मैं आपकी कंपनी पर 50 करोड़ के शेयर लगाता हूं, तो मेरी इवेंट के बाद उसकी कीमत डबल हो जाएगी, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम मेरी कंपनी के साथ अगर और
जुड़ गया तो आपको प्रॉफिट होगा, जिससे मेरे लगाए गए शेयर डबल हो जाएंगे। आई मीन 100 करोड़। बट अगर किसी भी प्रकार से मेरी पार्टी स्पॉइल होती है और मेरे 50 करोड़ बर्बाद होते हैं तो आपकी कंपनी को मुझे टेक ओवर करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसलिए सही से ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है और आप सिग्नेचर कर सकते हैं, नहीं तो और बहुत सी कंपनी मेरे साथ काम करने के लिए डेस्परेट है। रियांश ने लास्ट के कुछ वर्ड काफी जोर देके बोले, जिससे अक्षय को ज्यादा सोचने का मौका ना मिले और वो बेवकूफी में सिग्नेचर कर दे। अक्षय थोड़ा सोचे समझ के थोड़ी देर में सिग्नेचर करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। रियांश एक मुस्कान के साथ अक्षय से हाथ मिलाता है और कहता है, वेलकम। इतना कहकर जैसे ही राशि रियांश से हाथ मिलाने वाली होती है, रियांश अपना हाथ वापस खींच लेता है और राशि जो अपना आधा हाथ आगे करके खड़ी होती है वो वापस पीछे ले लेती है। इनडायरेक्टली आज की मीटिंग में राशि की काफी बेइज्जती हुई थी, इसलिए उसने रियांश से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना जरूरी समझा। वो अचानक रियांश से बोलती है, मिस्टर ओबरॉय एक्सक्यूज मी, आज हमारी डील साइन आई है तो शाम को एक छोटी सी पार्टी, प्लीज मना मत करिएगा, हम सब आपका वेट करेंगे शाम 6 बजे रूह नाइट क्लब में, प्लीज आप जरूर आइएगा। तभी अक्षय भी बोल पड़ता है, जी सर प्लीज। रियांश एक मुस्कान के साथ आने के लिए हाँ बोल देता है। उसके तुरंत बाद अक्षय और राशि वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए देख रियांश अपने सेक्रेटरी से कहता है, मिस्टर अक्षय, आज की पार्टी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी, क्योंकि इसके बाद तुम और तुम्हारी वो शो कॉल गर्लफ्रेंड किसी पार्टी में जाने लायक नहीं रहोगे। बस मुझे इवेंट का वेट है। वाइफी, तुम्हें तुम्हारी शादी का तोहफा जल्द मिलने वाला है। इतना कहकर वो डेविल स्माइल विद हॉर्न्स वाली स्माइल दे देता है। शाम को पार्टी में जाना था, इसलिए वो घर जल्दी आ गया। घर पर रिमझिम लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। रिमझिम को इंग्लिश लिटरेचर का काफी शौक था, इसलिए वो रस्किन बॉन्डर की स्टोरी पढ़ रही थी, जो उसके फेवरेट राइटर्स में से एक थे। तभी रूम में किसी के आने की आहट हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रियांश उसके ठीक पीछे खड़ा था। रिमझिम रियांश को देखते हुए बोली, आज आप इतनी जल्दी आ गए। रियांश उसकी कमर पकड़कर उसे कवर करते हुए का बोला, मेरी जान बुक पढ़ रही है, लगता है रस्किन बॉन्डर की काफी बड़ी फैन हो। तब रिमझिम बोलती है, हाँ मुझे रस्किन बॉन्डर की स्टोरीज काफी पसंद है, पर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपकी तबीयत ठीक है ना? उसके मुंह से अपने लिए इतनी केयर रियांश को उसकी तरफ और आकर्षित कर रही थी। तब रियांश रिमझिम के होठों पर अपने होठों को टीका कर हल्की सी किस करते बोला, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना था, इसलिए जल्दी आ गया। तब रिमझिम बोलती है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बना देते हो। ऐसा बोलकर वो रियांश की पकड़ से छूटना चाहती थी, पर रियांश उसे और कसकर अपनी करीब खींच बोलता है, चाय के लिए मैंने जानकी काकी को बोल दिया, तो तुम यहीं रुको। इतना कहकर अपने होठों से रिमझिम के कोमल होठों का रस पीने लग जाता है। वहां दूसरी तरफ राशि कुछ बड़ा सोच रही होती है। वो आज रियांश को अपने जाल में फंसाने के लिए आइडिया सोच रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके मुंह पर एक कुटिल मुस्कान। फिर वह मन ही मन बोलती है, मिस्टर ओबरॉय, आज की रात बस और फिर तुम मेरे। आज की रात वो रात होगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोच होगी। इतना बोलकर राशि किसी को फोन करती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो। इतना सुनकर राशि बोलती है, मुझे तुमसे एक काम है, मुझे तुमसे कुछ सामान लगाना है और मुझे ये चीज 5 बजे से पहले चाहिए। रोह नाइट क्लब में पार्टी लगभग शुरू हो चुकी थी। वहां काफी लोग आए हुए थे। जैसे ही राशि और अभय की नजर है रियांश की तरफ होती है, वो दोनों रियांश को ग्रीट करने लगे। अभय बोला, हेलो मिस्टर ओबराय, वेलकम। इतना कहकर वो रियांश को पार्टी हॉल की तरफ ले गया। वहां काफी लोग आए हुए थे, कुछ डांस कर रहे थे और कुछ ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर नाचने गाने के बाद राशि रियांश के पास वाइन का एक गिलास देते हुए आई और बोली, राशि, मिस्टर रियांश, आज पार्टी है तो एक ड्रिंक तो बनता है। राशि की इन जीप हरकतों से रियांश काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वो राशि को बार बार अवॉइड कर रहा था, पर राशि रियांश के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, इसलिए रियांश वहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया। तभी राशि ने एक वेटर की तरफ इशारा किया और वेटर को पास बुलाकर बोली, राशि, हे यू, कितना कमा लेते हो? वेटर बोला, मैम 10,000। राशि बोली, ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 दूंगी, तुम्हें बस मेरा एक काम करना है। इतना बोलकर वेटर ने राशि से पूछा, कैसा काम मैम? राशि बोली, वह सामने जो ग्रीन कलर के ब्लेजर में आदमी बैठा हुआ है ना, उसे जाकर यह ड्रिंक दे देना। इतना बोलकर राशि ने उस ड्रिंक में एक हार्ड ड्रग्स मिला दिया और उसके बाद वह वेटर से कहती है, ध्यान से, ये सिर्फ उसी को देना है। ओके। इतना बोलकर वेटर वहां से चला जाता है। राशि अभी रियांश के करीब नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर वह रियांश के आसपास गई तो वो उसे अवॉइड करेगा।
इसलिए उसने सोचा कि वेटर को वहां भेजा जाए। इतना सोचते ही उसके होठों पर एक मुस्कुराहट से आ गई। अभय को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड आज क्या कांड करने वाली है। तभी वेटर रियांश के पास आया और बोला, सर ड्रिंक प्लीज। रियांश ड्रिंक ले लेता है। वैसे ही रहता है। राशि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो अभय के पास जाती है और डांस करने लग जाती है ताकि कोई उस पर शक ना करे। वही रियांश ड्रिंक कर चुका था। थोड़ी देर बाद उसे अचानक अजीब सा लगने लगा। उसका सर कुछ भारी भारी सा हो रहा था, जो राशि ने देख लिया था। फिर वो अभय से बोली, जान मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं रूम में जाकर आराम करती हूँ, तुम यहाँ गेस्ट को संभालो। तब अक्षय बोला, ओके बेबी आराम से जाना, ज्यादा तबीयत खराब हो तो मुझे बुला लेना। इतना बोलकर राशि वहां से जाने लगी। वही रियांश को कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वह भी खड़े होने की कोशिश करने लगा। उसे बस अपनी गाड़ी तक पहुंच रहा था ताकि वो सीधे वहां से घर जा सके। पार्टी हॉल से बाहर निकलने के बाद राशि ने रियांश को पकड़ लिया और वो रियांश से बोली, हे मिस्टर रियांश, एनी प्रॉब्लम? आइए मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ, आइए ना। रियांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो इतना भी होश नहीं खो चुका था कि उसे यह ना पता चले कि सामने कौन है। वह राशि को अचानक धक्का देकर वहां से बाहर की तरफ मुड़ गया। रियांश द्वारा दिए गए अचानक धक्के से राशि वहीं पर गिर पड़ी। उसे ऐसा कुछ होगा इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जब तक वो उठती रियांश बाहर जा चुका था। राशि को काफी जोर की लगी थी क्योंकि रियांश ने उसे काफी जोर से धक्का दिया था, पर हील पहनकर दौड़ते हुए राशि ने खुद को संभाला और वो बाहर पार्किंग की तरफ चली गई। जब तक वहां पहुंचती रियांश अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। राशि को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वहां पर सामने पड़े हैं पिलर पर अपना पांव दे मारा और गुस्से में पांव पटकते हुए अंदर चली गई। वहीं रियांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने अपने ड्राइवर से सीधे घर जाने को कहा। घर पहुंचते ही और लड़खड़ाते हुए दरवाजे को खोलकर अंदर आता है। वही रिमझिम जो अभी तक सोई नहीं थी वो रियांश का वेट कर रही थी। अचानक हुई इस आवाज से समझ जाती है कि रियांश घर आ चुका है। वो रियांश को देखने सीधे नीचे की तरफ मुड़ती है कि तभी रियांश सीढ़ियां से ऊपर की तरफ आता वो उसे दिख जाता है। उसकी ऐसी हालत में रिमझिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रियांश को क्या हुआ। वो रियांश से बोली, रियांश आप ठीक तो है? रियांश रिमझिम को अपने करीब नहीं आने देना चाहता था तो वो बोला, नहीं रिमझिम तुम मेरे करीब मत आओ, प्लीज मेरे करीब मत आओ, मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया है। वहीं ड्रग्स का नाम सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिमझिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो रियांश को इस हालत में नहीं छोड़ सकती थी। वो रियांश के मना करने पर भी रियांश के पास आ रही थी। रियांश बोला, नहीं रिम प्लीज मैं अभी होश में नहीं हूं, मत आओ पास, जान समझो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता अभी। रिमझिम बोली, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आप चलो। रियांश को सहारा देकर बाथरूम तक ले गई और शावर खोल दिया। रियांश अपने काबू में नहीं था। रिमझिम के साथ भीगते हुए वो खुद को और काबू नहीं कर पाया। उसने जब रिमझिम का भीगा बदन देखा तो उसकी शरीर की गर्मी और बढ़ गई। उसने रिमझिम को कमर से कस के जकड़ लिया और रिमझिम के होठों को बेतहासा चूमने लगा। वो काफी वाइड किस था। फिर रियांश ने रिमझिम को पकड़ा, शावर बंद करके वो उसे रूम में ले गया और काफी वाइड तरीके से किस करने लगा। वो रिमझिम के होठों को बेतहासा चूमते हुए काटने लगा। रियांश ने रिमझिम की साड़ी के पल्ले को हटा दिया और उसके गर्दन पर किस करने लगा, कभी उसे चुमता कभी काटता। रिमझिम के गर्दन पर लव बाइट के कई निशान बन चुके थे। थोड़ी देर एक दूसरे को चुमने हुए कब दोनों एक दूसरे में खो गए और कब उन दोनों के बदन के कपड़े बिस्तर के बाहर आ गए पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब रियांश ने रिमझिम को अपना बनाया वो और भी ज्यादा वाइड हो गया। लगभग करीब रात 2:30 बजे रियांश और रिमझिम थक के सो गए। सुबह जब रियांश उठा तो रिमझिम वहीं सोई हुई थी। रियांश का सर काफी भारी हो रहा था तो वह उठते ही सीधे नहाने बाथरूम चला गया। वहां से जब बाहर आया तो देखा रिमझिम अभी भी सोई हुई है। रियांश ने जब रिमझिम को पास जाकर देखा तो उसने शॉर्ट वन पीस नाइटी पहनी हुई थी, पर उनके शरीर पर काटने की लाल नीले निशान साफ दिख रहे थे जो काफी ज्यादा भयानक लग रहे थे। रियांश को इस समय खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रियांश ने गुस्से में टेबल पर रखे कांच के गिलास को इतनी जोर से दबाया कि वह पूरा टूट पड़ा और कांच जमीन पर बिखर गया। आवाज सुनकर रिमझिम उठ गई तो उसने देखा कि रियांश के हाथों में खून निकल रहा है और वो काफी गुस्से में लग रहा था। रिमझिम चिल्लाते हुए रियांश की तरफ बढ़ी और बोली, रियांश क्या कर रहे हो और आपका हाथ क्यों? इतना बोलकर उसने सामने टेबल पर रखे रुमाल को रियांश के हाथ पर बांध दिया जिससे खून बंद हो जाए। रियांश अभी भी काफी गुस्से में था। वो रिमझिम से बोला, कल क्यों नहीं रोका मुझे? लुक ऑफ ट्रायम्फ अपने शरीर पर निशान देखो जरा, मना किया था ना मैंने, मेरे पास मत आओ, पर नहीं समझती नहीं तुम।
इतना बोलकर रियांश ने रिमझिम का हाथ झटक दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही रियांश वहां से जाने वाला था, रिमझिम ने उसे पकड़कर अपने पास बिठाया और बोली, रिमझिम, मेरी तरफ देखो, ठीक हूं मैं, और कल हमारे बीच में वही हुआ जो एक पति और पत्नी के बीच होता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ी शांत हो जाओ और गुस्सा करना बंद करो। रियांश अभी भी गुस्से में था। वो रिमझिम से बोला, रियांश, ऐसे कैसे ना करो गुस्सा, फ्यू तुम्हें कल बहुत दर्द दिया मैंने। रिमझिम बोली, कल रात को जो हुआ वो नशे में हुआ था, और जो हो गया सो हो गया, अब शांत हो जाओ। इतना बोलकर रिमझिम ने रियांश के माथे पर किस किया और बोली, जो होना था वह हो गया, तुम ये पता लगाओ कि तुम्हें नशा दिया किसने, और वो भी ड्रग्स। इतना बोलकर रियांश उठा और बोला, हाँ मैं पता लगाता हूँ कि कौन भगवान के पास जाने के लिए तड़प रहा है। इतना बोलकर रियांश गुस्से से वहां से बाहर चला गया। रियांश के ऑफिस में अभय रियांश को घूरते हुए बोला, देख रियांश, शांत हो जा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा ना किसने ड्रग्स दिया था, तब तक शांत बैठे प्लीज, ऐसे घूम मत, मुझे डर लग रहा है। रियांश आज डेविल वाले रूप में था। रियांश बोला, एक बार मुझे पता चल जाए, उसके बाद उसका वह हाल करूंगा ना, उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी। इतना बोलकर रियांश गुस्से एंग्री में अपनी चेयर पर बैठ गया, पाउटिंग पाउटिंग। थोड़ी देर बाद वहां रियांश का मैनेजर तपन आया। उसके पास एक वीडियो क्लिप थी। तपन बोला, सर ये रही क्लब की सीसीटीवी फुटेज जिसमें सब कुछ साफ पता चल रहा है। जैसे ही रियांश ने वो वीडियो देखी, उसके आंखों में अंगारे दिखने लगे। वो गुस्से पाउटिंग में बोला, इस वेटर को पकड़ के लेकर आओ, मुझे यह वेटर आधे घंटे के अंदर चाहिए, वरना तुम लोग अपनी कब्र खोदने के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर रियांश वहां अपनी चेयर पर गुस्से में बैठ गया। वही अभय और तपन दोनों डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि यहां से समय रियांश काफी गुस्से में था। इसलिए अभय और तपन जाकर उस वेटर को पकड़ने की तैयारी करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद एक डार्क रूम में एक आदमी कुर्सी पर बेहोशी हालत में बंधा पड़ा है। जैसे जैसे उसकी आंख खुलती है, वह अपने सामने देखता है कि एक शानदार सोफे पर एक आदमी बिल्कुल महाराजाओं की तरह बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, पर उसकी आंखों में इतना गुस्सा झलक रहा था कि वो सामने वाले को अपने गुस्से से ही मार डाले। थोड़ी देर बाद जब वेटर को अच्छे से होश आया, रियांश ने उसका गला पकड़ते हुए कहा, रियांश, हिम्मत कैसे हुई मेरे को ड्रग्स देने की? किसने कहा था ड्रग्स मिलाने के लिए? वेटर अभी भी हड़बड़ाहट में डरा हुआ था। वो बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर मैंने बस थोड़े से पैसों के लिए किया। सर मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सर मुझे माफ कर दीजिए। रियांश के चेहरे का एक्सप्रेशन अभी भी कोल्ड था। वो उसी एक्सप्रेशन के साथ वेटर से बोला, छोड़ देंगे, पर पहले ये बताओ मुझे ड्रग्स देने को किसने कहा था? वेटर डरते हुए बोला, सर मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वह मैडम थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कितना कमाते हो। उसके बाद बोली, मैं तुम्हें 5,000 दूंगी, तुम मेरा ये काम कर ब्लू इट दो। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने बस पैसों के खातिर किया था। सर मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सर मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोलकर वह रोने लगा। रियांश तपन से बोला, लैपटॉप लेकर आओ और इसे वहां की वीडियो दिखाओ, कौन थी वो औरत बता। इतना बोलकर वो वीडियो वेटर के सामने चलने लगी। जैसे ही वेटर ने राशि को देखा, चीखते हुए बोला, सर ये थी वही मैडम थी, यही मैडम ने मुझे वो ड्रिंक आपको देने के लिए गई थी। सर बाकी मुझे कुछ नहीं पता, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। सब प्लीज सर, मेरी बेटी हॉस्पिटल में, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बस ये सब अपनी बेटी के लिए किया था, सर प्लीज। रियांश ने जब लैपटॉप में उस औरत का चेहरा दिखा, तुम गुस्से से उसका चेहरा लाल और आंखें इतनी डरावनी हो गई कि अगर राशि उसके सामने होती तो शायद राशि को जिंदा दफना चुका होता। वो गुस्से में लैपटॉप को फेंकते हुए बोला, मिस राशि तुम तो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। इतना बोलकर उसने अभय से कहा, मुझे लगता है मेरी शादी की न्यूज़ पब्लिक कर देनी चाहिए। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक डेविल वाली मुस्कान आ गई। अभय बोला, क्या सोच रहा है तू? रियांश बोला, वही जिसके बारे में तू सोच रहा है, बहुत खेल खेलने का शौक था ना, बताता हूं इन दोनों को। इतना बोलकर रियांश वहां से सीधे ओब्रॉय मैंशन की तरफ चला गया और अभय सीधे ऑफिस पहुंचकर अभय ने सीधे अक्षय को फोन किया और अभय अक्षय से बोला, हेलो अभय, मिस्टर अक्षय कपूर, मैं अभय बात कर रहा हूं, अभय सिंह, ओब्रॉय ऑफिस से। अक्षय जो राशि के साथ बैठा हुआ था वो अचानक खड़ा हुआ और बोल पड़ा, जी मिस्टर अभय बोलिए। अभय बोला, मुझे पार्टी के बारे में बात करनी थी। वो पार्टी अब नेक्स्ट वीक के बजाय इस वीक सैटरडे नाइट को होगी और सैटरडे परसों है, तो आप जितना जल्दी हो सके अरेंजमेंट शुरू कर दीजिए।
अक्षय कुछ बोलता अभय फिर बोल पड़ा, बॉस को कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए उन्होंने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्षय बोला, नो 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 मिस्टर अभय, नो प्रॉब्लम, सारी अरेंजमेंट अच्छे से हो जाएंगे। अभय बोला, गुड होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉस को गलती बर्दाश्त नहीं और हम नहीं चाहते कि आपकी गलती के कारण आप अपनी कंपनी से भी हाथ धो बैठे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और हमारे अकाउंट से 50 करोड़ तो आपकी कंपनी के लिए जा चुके हैं, तो अब अपना काम शुरू करें। इतना बोलकर अभय ने फोन कट कर दिया। अक्षय ने अभय के मुंह से जैसे ये शब्द सुने पहले तो उसे काफी डर लगा, पर उसने बिना डरे अभय से कहा, अक्षय जी मिस्टर अभय बिल्कुल चिंता मत करिए, पार्टी की सारी तैयारी हो जाएगी, मैं खुद सारी अरेंजमेंट पर्सनली हैंडल करूंगा, सो डोंट वरी। इतना सुनते ही अभय ने केवल ओके कहा और फोन रख दिया। वही राशि जो अक्षय के बगल में बैठी हुई थी वह अचानक पार्टी की डेट को चेंज होता देख सोच में पड़ गई। उसे लगा कहीं रियांश को सब पता तो नहीं चल गया। फिर वह सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो कोई सबूत छोड़े ही नहीं थे। हालांकि यह बात राशि नहीं जानती थी कि रियांश के आसपास जो कुछ भी होता है उसके एक एक सेकंड की खबर रियांश को मिल जाती है। अक्षय राशि को उस इवेंट के बारे में जब राशि को बताया तो राशि काफी खुश हो गई। उसको लगा कि नाइट क्लब की पार्टी में ना सही वह इस इवेंट पार्टी में रियांश को जरूर अपना बना लेगी। राशि अक्षय से बोलती है, जान मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं शॉपिंग कर लूं पार्टी के लिए, तुम भी चलो ना। अक्षय बोलता है, नहीं, मुझे काफी अरेंजमेंट देखने हैं, तुम चली जाओ, कार तो है ही तुम्हारे पास, तो तुम अकेली चली जाओ। राशि बड़ी मासूमियत से बोलती है, पर अंदर ही अंदर वो खुश थी। ठीक है जान, इतना बोलकर राशि शॉपिंग के लिए तैयार होने लगती है और अक्षय वहां से पार्टी की तैयारी के लिए निकल जाता है। ओबराय मैंशन में रियांश घर जल्दी आ चुका था। वही जब वो घर पहुंचता है तो देखता है रिमझिम किसी से फोन पर बड़े ही हंस हंस के बात कर रही है। उसी हंसता हुआ देख रियांश उसकी हंसी में कहीं खो सा जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो ये सोचता है कि रिमझिम किससे बात कर रही है। वही रिमझिम को पता नहीं था कि रियांश आ चुका है। वो बड़े ही मजे से किसी से फोन पर बात कर रही थी और काफी हंस रही थी। थोड़ी देर बाद जब रियांश रिमझिम के करीब आया तो रियांश का एहसास रिमझिम ने पहचान लिया। रिमझिम अपने फोन पर जिससे बात कर रही होती है उसे गुड बाय बोलती है और रियांश की ओर मुड़ती है। रिमझिम, अरे आप कब आए? रियांश, जब तुम किसी से बड़े यहाँ सबसे बात कर रही थी। इतना सुनते ही रिमझिम झेप जाती है। रिमझिम बोलती है, हाँ वो मेरी सहेली का फोन था जब मैं गुजरात में थी। राशि के बाद कनक की एक ऐसी थी जिसके मैं सबसे ज्यादा करीब थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वह गुजरात से बेंगलुरु चली गई। उसके पेरेंट्स भी वही रहते हैं तो वो भी वहां चली गई। आज अचानक जब उसका फोन आया तो काफी बात हो गई। आप बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रिमझिम जैसे ही वहां से जाने वाली होती है रियांश उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और फिर बोलता है, रियांश वाइफी क्या तुम बार बार मुझसे दूर जाती हो? वैसे तुम्हारे लिए सरप्राइज है। रिमझिम चौंकते हुए रियांश को देखती है और फिर बोलती है, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? रियांश उसे मिरर के सामने ले जाता है और वहीं पर चेयर पर बैठने के लिए कहता है। रिमझिम चुपचाप बैठ जाती है। तभी रियांश अपनी पॉकेट से एक रेड कलर का बॉक्स निकालता है और उसमें से बहुत ही सुंदर व्हाइट डायमंड का पतला सा नेकलेस निकालता है और रिमझिम के गले में पहना देता है। रिमझिम जब उसे देखती है उसके मुंह से वाओ कितना सुंदर है, पर बहुत महंगा लग रहा। रियांश बोलता है, तुम महंगे की चिंता मत करो, अपनी बीवी के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा, और क्या फायदा मेरा इतना कमाने का जो मेरी बीवी को ये सोचना पड़े ये कितना महंगा है। इतना बोलकर रियांश उसके गालों में हल्का सा किस करता है और रिमझिम से कहता है, जान परसों हमारी रिसेप्शन पार्टी है, मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो। स्माइल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रिमझिम बोलती है, नहीं, आपको जो सही लगे आप करो, पर मुझे आपसे कुछ पूछना था। रियांश बोलता है, बंदा आपकी खिदमत में हमेशा तैयार है। रिमझिम बोलती है, वो एक्चुअली कनक यहाँ आने वाली है तो क्या वो कुछ दिन यहाँ रह सकती है प्लीज? रियांश कहता है, बीवी ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है और तुम्हारी दोस्त यहाँ रह सकती है। इतना कहकर वो रिमझिम से फिर कहता है, जान मैं नहाने जा रहा हूँ, और रिमझिम के गर्दन पर किस करता है और वहां से बाथरूम की तरफ चला जाता है। रिमझिम मिरर में अपने आप को निहारती है, कभी अपने गले के नेकलेस को और कभी अपने संदूर को। फिर सोचती है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ओबरॉय मैंशन घर में आज बड़ी चहल पहल थी क्योंकि रियांश ने अपने दादाजी को रिसेप्शन पार्टी के बारे में सब कुछ बता दिया था।
वही आज से अक्षत भी ओबरॉय मैंशन में रहने वाला था। हालांकि अक्षत पहले अपने माँ बाप के घर रहता था, लेकिन मम्मी पापा की डेथ के बाद उसने वहां जाना कम कर दिया। वह अक्सर कंपनी के काम से आउट ऑफ इंडिया ही रहता था, तो घर में जाना कम ही होता था। इसलिए रियांश के कहने पर अक्षत अपना सामान लेके ओबरॉय मैंशन में आ गया। वही दादाजी भी अक्षय के घर आ जाने से काफी खुश थे, क्योंकि अक्षत को वह बचपन से जानते थे और अक्षत ही एक ऐसा इंसान था जिस पर रियांश भरोसा करता है। वही आज कनक भी घर आने वाली थी। तो जब रिमझिम ने दादाजी को कनक के घर आने की बात बताई तो दादाजी काफी खुश हुए। उन्होंने रिमझिम को घर में इस तरह खुश होते हुए आज पहली बार देखा था। उन्हें लग रहा था कि रिमझिम अपनी पुरानी जिंदगी भूल के इस घर को अपना रही है, इस रिश्ते को अपना रही है। वो रियांश के लिए काफी खुश थे। रियांश ने अपना एक ड्राइवर एयरपोर्ट के लिए भेज दिया था, क्योंकि कनक आने वाली थी। इसलिए रिमझिम आज रसोई में व्यस्त थी। उसने कनक का फेवरेट खाना बनाया था और परसों रिसेप्शन पार्टी थी, इसलिए उसने सोचा कि वो आज कनक के साथ शॉपिंग पर जाएगी। इतने में रिमझिम का फोन बजता है और रिमझिम फोन पर चेक करती है। कनक का फोन आ रहा होता है। वो फोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से कनक बोलती है, कनक, हे स्वीट हार्ट, पहुंच गई मैं, और जीजू ने मेरे लिए कार भी भिजवाई है। टेंशन मत ले, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। इतना सुनकर रिमझिम बोलती है, ठीक है, आराम से आना, और फोन कट हो जाता है। वहां एयरपोर्ट से कनक ड्राइवर के साथ निकल चुकी थी, पर कुछ ही दूरी पर अचानक गाड़ी पर ब्रेक लगता है तो कनक ड्राइवर से पूछती है, कनक, क्या हुआ अंकल जी, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर बोलता है, पता नहीं बिटिया, शायद टायर पंचर हो गया, 1 मिनट में देखकर बताता हूँ। इतना बोलकर ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलता है तो देखता है कि गाड़ी पंचर हो गई। वही कनक भी गाड़ी से बाहर निकल आती है। तो वो ड्राइवर से बोलती है, क्या हुआ, अब कैसे जाएंगे, कितना टाइम लगेगा? ड्राइवर बोलता है, बिटिया तुम चिंता मत करो, मैं किसी मैकेनिक को देखकर आता हूं, पर यह जगह काफी सुनसान है, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर ड्राइवर वहां से मैकेनिक को ढूंढने चला जाता है। वही कनक अपने फोन में चेक करती है तो फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। अब वो रिमझिम या रियांश किसी को कॉल नहीं कर पा रही थी। वो अकेली और थोड़ा घबराई हुई थी, क्योंकि उसे रास्ता तो मालूम नहीं था, लेकिन घर का एड्रेस जरूर पता था। पर कोई लिफ्ट ना मिलने के कारण वह थोड़ी देर वहीं बैठ गई। उसे लगा कि अगर कोई गाड़ी आएगी तो वह एड्रेस पूछकर वहां तक लिफ्ट ले लेगी। कुछ ही देर में वहां पर से 2 बाइक गुजरती हैं, जिन पर 4 लड़के बैठे हुए होते हैं। कनक को अकेला देख उसके सामने गाड़ी रोकते हैं और कनक से पूछते हैं, लड़के, क्या हुआ मैडम, आप कहें तो हम छोड़ दें? पहले तो कनक उन्हें अवॉइड करती है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास आते हैं तो कनक का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गुस्से में बोलती है, कनक, देखो, मेरे पास मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वो चारों लड़के हंसते लगते हैं। इतना बोलकर एक लड़का बड़ी ही वाहियात हंसी के साथ बोलता है, ठीक है, हम जानते हैं तुमसे बुरा कोई नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, एक बार हमें तुम्हें अच्छे से देखने तो दो। कपड़ों के साथ तो हम आपको देख चुके हैं, तुम कहो तो बिना कपड़ों के भी देख लेते हैं। इतना बोलकर वो बहुत ही गंदी हंसी हंसता है। वही उसका दूसरा दोस्त इस बात पर हंसते हुए बोलता है, ये बात तो तूने सही बोली, तो जानेमन देर किस बात की, आ जाओ। इतना बोलकर वो लड़का कनक के हाथों को पकड़ लेता है। कनक उस लड़के के हाथ पर दांत काट दी है कि तभी उस लड़की के हाथ से करना की बाजू फट जाती है और वह लड़का दर्द से कहरा उठता है। कनक पकड़ ढीली होते ही वहां से भागती है कि तभी सामने से एक गाड़ी आती है, जिसे कनक देख नहीं पाती और अचानक उस गाड़ी से टक्कर लगती है। अंदर बैठा हुआ इंसान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैडम, मरने का शौक है तो किसी और जगह जाकर मरो ना, मेरी गाड़ी के आगे से क्यों आ रही हो? इतना बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकल आता है कि सामने देखता है वो लड़की जिसके हाथों में लगी हुआ है और खून निकल रहा है। वो उसके पास आती है और उसको कसकर गले लगा लेती है और कहती है, कनक, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे। इतना बोला ही था कि वहां वो चारों लड़के आ जाते हैं और बड़े गुस्से में उस लड़के को धमकाते हैं। पहला लड़का, वो हो भाई साहब, यह ना हमारा माल है, तुम जैसे आए थे ना वैसे ही चले जाओ यहाँ से, और इस लड़की को हमें देते हुए जाना। इतना बोल करो वो उन लड़कों में से रघु नाम का आदमी कनक का हाथ खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है कि वह आदमी जिससे कनक लिपटी हुई थी, उस आदमी रघु का हाथ पकड़कर मोड़ देता है, जिससे हड्डी टूटने की आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दे सकती थी। वो दर्द से कराता हुआ वहीं बैठ जाता है। बाकी के 3 लोग अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस लड़के पर टूट पड़ते हैं कि तभी वो लड़का अपने मुक्का और लातों से उन तीनों को वहीं ढेर कर देता है।
तब तक वो कनक का ड्राइवर आ चुका था। वो काफी घबराया हुआ था क्योंकि उसे कहाँ कनक नहीं दिखी, इसलिए वो कनक को ढूंढता हुआ आगे तक आया। उसने देखा कि वहां कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और कनक किसी लड़के से ऐसे चिपक रखी है। ड्राइवर उस लड़के को पहचान जाता है। वो बोलता है, सर आप वहां। कनक उस लड़के से चिपकी हुई थी, वो उसकी बाहों में बेहोश हो गई। तभी अक्षत के मजबूत हाथों से पकड़ लेते हैं। जी हाँ, वो लड़का और कोई नहीं अक्षर था जिसे ड्राइवर पहचान जाता है। और अक्षत बोलता है, तुम यहाँ? ड्राइवर कहता है, जी सर, यह छोटी मालकिन की सहेली है। छोटे मालिक ने इन्हें एयरपोर्ट से पिक करने के लिए कहा था, लेकिन हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मैं मैकेनिक को ले ही नहीं चला गया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब हो जाएगा। अक्षत कहता है, ठीक है, मैं इसे लेकर घर जा रहा हूं, तुम गाड़ी लेकर आ जाना। अक्षत इतना बोलकर कनक को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे शीट बेल्ट से कवर करता है ताकि उसे चोट ना लगे। घर पहुंचते ही अक्षत कनक को अपनी बाहों में उठाकर जैसे ही घर के अंदर आता है, दादाजी और रिमझिम दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। दादाजी अक्षत से बोलते हैं, बेटा किस लड़की को उठाकर ले आए? अगर इसके घर वालों ने कंप्लेंट कर दी ना, तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। अक्षत अभी बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं था। वो जोर से नौकर को बुलाते हुए डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। वही दादाजी समझ जाते हैं, जी अक्षर अभी काफी सीरियस है, इसलिए वो उससे बड़े ही प्यार से बोलते हैं, बेटा ये कौन है? अक्षत कुछ बोलता है कि तभी वहां रिमझिम आ जाती है। रिमझिम कनक को देखकर अचानक चिल्लाती है, क कनक अस्टोनिश्ड फेस। दादाजी समझ चुके थे कि ये रिमझिम की सहेली कनक है, पर इस हालत में, इसलिए उन्होंने अभी चुप रहना बेहतर समझा। रिमझिम हड़बड़ाहट में अक्षत की ओर देखते हुए बोलती है, अक्षत क्या हुआ इसे? कनक उठ। इतना बोलकर वो कनक के गालों पर हाथ फेरती है और उसे हल्का सा उठाने की कोशिश करती है। अक्षत बोलता है, भाभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पहले डॉक्टर को आ जाने दो। थोड़ी देर में वहां डॉक्टर आ जाता है। तब तक अक्षत कनक को उसके रूम में ले जा चुका था। थोड़ी देर में जब डॉक्टर कनक का चेकअप करते हैं तो आप सबसे बोलते हैं, डॉक्टर नथिंग सीरियस, बट थोड़ा घबरा गई थी, इस वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आधे घंटे में होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वही रिमझिम अक्षर से पूछती है, रिमझिम अक्षत क्या हुआ? ये सब बताइए, हमारा दिल घबरा रहा है। अक्षत बोलता है, भाभी वो एक लंबी कहानी है। वो एक्चुअली जब एयरपोर्ट से घर की तरफ गाड़ी आ रही थी तो टायर पंचर हो गया और ड्राइवर मैकेनिक को ढूंढने के लिए आगे तक गया कि तभी वहां कुछ लफंगे आ गए और कनक को परेशान करने लगे, पर वह तो टाइम रहते मैं पहुंच गया, इसलिए मामला निपट गया। आप टेंशन मत लीजिए। तभी रिमझिम की नजर कनक पर जाती है तो वह देखती है कनक ने अक्षत का कोट पहन रखा है। रिमझिम उस कोट को देखकर समझ नहीं पाती तो फिर अक्षत की तरफ असमंजस की स्थिति में देखते हुए बोलती है, अक्षत। अक्षत बोलता है, जी भाभी। रिमझिम बोलती है, अक्षय तुमने अपना कोट कनक बनाया है मतलब? इतना बोलकर रिमझिम चुप हो जाती है। वही अक्षत बोलता है, हाँ भाभी, वो हुआ ये कि शायद गुंडों ने कनक को पकड़ लिया था, इस वजह से वो कनक की बाजू थोड़ी फट गई है, इसलिए आप इसके कपड़े चेंज करवा दीजिए, मैं बाद में कोट ले लूंगा। इतना बोलकर अक्षत वहां से चला जाता है, लेकिन अक्षत के दिल और दिमाग में कनक की ऐसी तस्वीर छप गई थी कि वह चाहकर भी किसी और काम में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। रह रहकर कनक की खूबसूरती आंखें उसके दिमाग पर हावी हो रही थी, इसलिए वह वहां से सीधे अपने रूम में गया और वहां शावर के नीचे खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ रियांश को इस बारे में सब कुछ पता चल गया था। रियांश काफी गुस्से में था। उसने किसी को फोन किया और उन लड़कों के बारे में पता करने के लिए कहा। इतना बोलकर उसने घर पर फोन किया तो रिमझिम ने कॉल रिसीव किया। रिमझिम बोली, हेलो। रियांश बोला, कनक ठीक है? रिमझिम बोली, आपको पता चल गया? रियांश बोला, हाँ, मुझे पल पल की खबर रहती है और यहाँ तो बात तुम्हारी दोस्त की थी। रिमझिम बोली, हाँ, वो अक्षत उसे घर ले आया है और डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, आप चिंता मत करिए। आप कब तक आएंगे? रियांश बोला, मैं शाम तक आऊंगा। रिमझिम, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। इतना बोलकर फोन कट कर देती है। ओबरॉय मैंशन में कनक को होश आ चुका था। जब वो उठती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ आई हुई है। वह अपने सामने अचानक अक्षत को देखकर चौंक जाती है और अक्षत की तरफ देखते हुए पूछती है, कनक, आ आ आप कौन? मम्मा, मैं यहाँ कैसे आए? अक्षत बोला, रिलैक्स, तुम ठीक हो? कनक ने बहुत ही प्यार से देखते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं कहाँ हूँ? अक्षत बोला, आप किसके वहां जाने वाली थी? कनक बोली, जी मतलब? अक्षत बोला, मतलब वही कि आप किसके वहां जाने वाली थी? मुंबई क्यों आई हुई थी? कनक बोली, वो मैं अपनी किसी फ्रेंड के वहां आई हुई थी और फिर रास्ते में हमारी गाड़ी
और फिर वो सब एक्चुअली मैं यहाँ जॉब करने के लिए आई हुई हूँ और यहाँ अपनी फ्रेंड के घर रुक रही थी। उसकी इतनी बात सुनती अक्षत ने उसकी बात बीच में काटते हुए का कहा, तब तो सही जगह हो तुम। कनक उसकी तरफ चौंकते हुए बोली, मतलब? अक्षत बोला, मतलब कि तुम रिमझिम भाभी के घर पर हो। अक्षत के मुंह से रिमझिम भाभी सुनकर कनक को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तभी वहां रिमझिम आ जाती है। वो कनक होश में आया देख उसके पास जाती है और कनक को गले लगा लेती है। रिमझिम बोली, तुझे अब कैसा लग रहा है? सॉरी, मैं तुझे लेने नहीं आई, मैं बिजी थी थोड़ा, सॉरी। कनक बोली, कोई बात नहीं रिम, जो होना था हो गया। इतना कहकर कनक रिमझिम की तरफ मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद अचानक अक्षत बोला, भाभी मैं रूम में हूँ, आपको किसी काम की जरूरत होगी तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे रियांश कब तक आ रहा है? रिमझिम बोली, वो शाम तक आएंगे। अक्षर बोला, ठीक है भाभी। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया। वही रिमझिम कनक की तरफ देखते हुए बोली, ये अक्षत है, मेरा देवर। रियांश का सगा भाई तो नहीं है, लेकिन रियांश के लिए सभी से भी बढ़कर है। चल तू थोड़ा फ्रेश हो जा, मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया है। इतना बोल रिमझिम वहां से जाने लगी और फिर अचानक मुड़ते हुए बोली, तेरा सामान रखवा दिया है, कपड़े वहीं है, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। कनक बोली, थैंक्स यार, चलो मैं फ्रेश होती हूँ, फिर मैं सारी फैमिली मेंबर्स से मिलूंगी। इतना सुनकर रिमझिम मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ जब से अक्षय ने कनक को देखा था उसको अजीब सा हो रहा था। वो कनक की तरफ खींचा चला जा रहा था। रह रहकर उसके दिमाग पर कनक हावी हो रही है। कुछ देर बाद जब वो अचानक बिना कुछ सोचे समझे कनक के रूम में गया तो वहां कनक नहा के खड़ी हुई अपनी सूट की डोरी बांध रही थी जो उससे बंद नहीं रही। तभी अचानक उसे किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़ के देखा तो सामने अक्षत था। तभी वो दोनों एक दूसरे में खो से गए। पीछे मुड़ने के कारण अक्षत का एक हाथ कनक की कमर पर और दूसरा कनक के कंधों पर था। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो अक्षत हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी, वो मुझे कुछ काम था। तो सॉरी सॉरी, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो तो मुझे कुछ काम था तुमसे और तब यहाँ आया तो देखा कि तुमसे ये लग नहीं रहा है। सॉरी। इतना कहकर वहां से बाहर चला गया। वहीं कनक अभी भी बूंद बनकर खड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वो अक्षत की तरफ इतनी अट्रैक्ट क्यों हो रही है। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को समेटे और तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई। हॉल में बहुत ही तो देखा रविवार दादाजी साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी वहां कनक पहुंची तो रिमझिम ने दादाजी को बताते हुए कहा, दादाजी ये कनक है और कनक यह मेरे दादाजी है। कनक ने दादाजी के पांव छूते हुए उनका आशीर्वाद लिया तो दादाजी बोले, नहीं डॉट 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 नहीं बेटा, हमारे घर में बेटियां पांव नहीं छूती और तुम तो रिमझिम की दोस्त हो, मेरी बेटी जैसी हो, खुश रहो। इतना कहकर दादाजी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे बैठने के लिए कहा। तभी वहां जानकी चाय लेकर आ गई। कनक की नजर अभी भी अक्षत को ढूंढ रही थी पर वह कुछ बोलती तो सब उसकी तरफ देखते, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद रियांश घर आ चुका था। रियांश को देख रिमझिम के चेहरे पर एक अलग ही नूर छा जाता। वही जब रियांश ने रिमझिम को देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट फैल गई। रिमझिम बोली, आप आ गए, स्माइल, खाना बन चुका है, जल्दी से फ्रेश होकर आइए। तभी ऊपर सीढ़ियों से नीचे को अक्षत भी आ जाता है और रियांश को देखकर पहले हंसता है और फिर बोलता है, क्या बात है, मेरी अनारकली ग्रिन, इतनी देर लगा दी आने में। रियांश बोला, अब तू जाएगा नहीं काम करने तो मैं तो जाऊं। इतना सुनते ही अक्षत का मुंह बन गया और कनक के मुंह से हंसी छूट गई। उसे हंसता हुआ देख वही दादाजी भी हंसने लगे और अक्षत कनक के हंसते हुए चेहरे में खोसा गया। रियांश कनक की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कनक बोली, मैं ठीक हूँ जीजू, आप टेंशन मत लो। इतना सुनते ही रियांश मुस्कुराया और रिमझिम से बोला, मेरे रूम में आना, कुछ काम था। रिमझिम समझ रही थी कि रियांश उसे कमरे में क्यों बुला रहा है। इतना कहते ही यहाँ से चला गया और रिमझिम शर्मा गई। उसे शर्माता हुआ देख कनक बोली, हाँ हाँ जाओ, कुछ जरूरी काम होगा। ग्रिन ग्रिन। इतना कहते ही वो दादाजी और अक्षत तीनों हंसने लगे और रिमझिम शर्मा कर दौड़ते हुए रूम में चली गई। जैसे ही रिमझिम रूम में पहुंची रियांश उसे अपनी तरफ खींचता है। रियांश बोला, क्या बात है वाइफी, आज बड़ी सुंदर लग रही हो। इतना बोलकर रियांश ने रिमझिम के गालों पर किस करा। इस किस से रिमझिम काफी शर्मा गई और बोली, रिमझिम वो खाना बन गया है, चचे चलिए ना। इतना सुनते ही रियांश रिमझिम को और कस के पकड़कर चूमने लगा। थोड़ी देर बाद रिमझिम से अलग हुआ और बोला, रियांश परसों का दिन बहुत स्पेशल है और मैं चाहता हूं तुम अब वापस अपनी कंपनी को संभालो। इतना सुनकर रिमझिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोली,
रिमझिम, मतलब? अंश में कुछ समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो? रियांश बोला, मतलब खाना खाने के बाद बताऊंगा, चलो पहले खा ले। खाना खाने के बाद रियांश अक्षत और रिमझिम को स्टडी रूम में ले गया। अब आगे। अक्षत, क्या हुआ रियांश? कुछ सीरियस बात? रियांश, हाँ, पर उससे पहले ये फाइल पढ़ो फिर बात करते हैं। रिमझिम ने जैसे ही वो फाइल पढ़ी और अक्षय राशि की पिक्चर देखी वो गुस्से से कांपने लगी और रियांश से बोली, ये सब क्या है अंश? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये क्या है? उसे से डरते हुए देख अक्षत काफी घबरा गया। रिमझिम को पानी देते हुए बोला, भाभी आप शांत हो जाइए। जैसे ही रिमझिम शांत होती है तो रियांश बोलता है, देखो जान, मुझे पता है उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम उन्हें उनकी किए की सजा दो और परसों का जो फंक्शन है वो इस सजा का फर्स्ट स्टेप होगा जो तुम्हें ही करना है। तुम्हें उनसे वो सब कुछ वापस लेना है जो तुम्हारा था, जो तुम्हारे दादाजी की मेहनत थी, जो तुम्हारी मेहनत थी, तुम्हारे दादाजी का नाम, वो सब कुछ उनसे वापस लेना है। जब रिमझिम ने अपने दादाजी के बारे में सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रियांश उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, रियांश, अब रोना उन लोगों को है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। रिसेप्शन पार्टी में मैं तुम्हें सबके सामने अपनी वाइफ के तौर पर अनाउंस करूंगा, तुम्हें देखकर वह लोग शॉक हो जाएंगे। रियांश कुछ बोलता है कि रिमझिम अचानक बोल पड़ी, वो लोग भी आ रहे हैं? रियांश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। फिर अक्षत बोला, भाभी एक्चुअली कल का इवेंट जो है वो आपकी कंपनी ऑर्गेनाइज करवा रही है, मतलब आपकी कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया है। ये बात अभी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ आपकी कंपनी है। रिमझिम अक्षत की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो बोली, पर नाम चेंज कब हुआ और क्यों? रियांश बोला, 2 महीने पहले हुआ था। तुम्हारी कंपनी का नाम आरजे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बदलकर एआर इवेंट मैनेजिंग कंपनी कर दिया था। एआर का मतलब है अक्षत और राशि, जिसमें अक्षत 30% का पार्टनर है और राशि 20% की। फिलहाल तो मैंने उनको इस रिसेप्शन पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और लालच में आकर उन लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया है। लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर में उनकी कंपनी को टेक ओवर कर लूंगा, क्योंकि बाकी के 50% शेयर हमारे नाम हो चुके हैं। रिमझिम बोली, पर वो तो हमें परसों देख लेंगे, उन्हें शक हो जाएगा। रियांश बोला, नहीं, उन्हें शक नहीं होगा, बल्कि उस दिन उनकी बर्बादी का दिन होगा। बस तुम्हें एक काम करना, तुम्हें नॉर्मल रहना है और किसी से नहीं डरना है। तुम रियांश ओबरॉय की वाइफ हो, समझ रही हो? इसका मतलब पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे पति के सामने ना झुकता हो, और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं उनसे। मैंने उसी दिन सोच लिया था जिस दिन हमारी शादी हुई थी। अक्षत बोला, यार भाई, सारी तैयारी हो चुकी है, शेयर हमारे नाम हो गया है और जो हमने 50 करोड़ का लालच उनको दिया था, बस वो काम हो जाए, उसके बाद उनको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक दिक्कत है, अगर अक्षत ने शेयर हमारे नाम कर भी दिए तो पर वो राशि, वो बहुत चालू लड़की है जो तुम्हें ड्रग्स दे सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मुझे डर है कहीं परसों पार्टी में भी वो कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर दे। जैसी ही रिमझिम ने ड्रग्स का नाम सुना उसकी आंखें चौंक गई। वो रियांश की तरफ देखते हुए बोली, मतलब राशि तुम्हें ड्रग्स दिया था, पर क्यों? अक्षत बोला, वो भाभी, उसे रियांश भाई काफी पसंद आ गए हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, एक्चुअली भाई नहीं, भाई का पैसा बहुत पसंद आ गया है जिसके लिए उसने ये गिरी हुई हरकत की थी। पर कोई बात नहीं, परसों पार्टी में बताते हैं उसको। तो जब रिमझिम ने ये सुना उसको काफी गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अगर राशि उसके सामने होती तो वह राशि की शायद जान ले लेती, क्योंकि उस रात रियांश की जो हालत हो गई थी, रिमझिम को समझ नहीं आया था कि वो रियांश को कैसे हैंडल करे। वो रियांश के पास आए और रियांश के गले लगते हुए बोली, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, प्लीज मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। मैंने बहुत धोखे खाए हैं जिंदगी में, अब कोई धोखा खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, प्लीज। इतना बोलकर वह रोने लगी। रियांश उसको गले लगाते हुए उसके सर पर हाथ फेरते मैं बोला, शांत हो जाओ, बोला था ना मत रोना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर। तुम तो रियांश ओबरॉय की जिंदगी हो और कोई अपनी जिंदगी से दूर जाता है क्या? इतना बोलकर रियांश रिमझिम को शांत करने लगा। वही अक्षर बोला, हाँ हाँ मैं हूं यहाँ पर। इतना सुनते ही रिमझिम झेप गई और रियांश से दूर हो गई। अक्षत बोला, भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, परसों की सारी तैयारी हो चुकी है, बस आप अपनी रिसेप्शन पार्टी को एंजॉय करना, जाकर आप दोनों भी सो जाइए। आप, मैं तो चला सोने, गुड नाइट। इतना बोलकर वहां से चला गया। वही रियांश ने रिमझिम को अपनी गोद में उठाया और उसे रूम में ले गया। रियांश के चेहरे पर अभी भी कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वही रिमझिम अभी भी डर रही थी, उसने रियांश को काफी कसके पकड़ा हुआ था। रियांश बोला, जान मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, आओ आराम करते हैं। वैसे भी कल तुम्हें शॉपिंग पर जाना है और कल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है।
सरप्राइज का नाम सुनते ही है रिमझिम नहीं रियांश की तरफ देखा और बोली, सरप्राइज कैसा? रियांश रिमझिम की नाक को अपनी नाक से टच किया और बोला, कल पता चलेगा, फिलहाल तो आप सो जाएं, गुड नाइट, और एक किस करते हुए उसे सुला दिया। वहीं दूसरी तरफ होटल में अक्षय और राशि काम में बिजी थे, अक्षय काम के लिए और अपने आप को सजाने के लिए। राशि ने सोच लिया था कि परसों वो रियांश को अपना बना ही लेंगी। उसने उसे इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़नी है, इसलिए वो कल शॉपिंग के लिए जाना चाहती थी। वो अक्षत के पास आई और बोली, स्वीट हार्ट, शॉपिंग करते है ना, परसों पार्टी है। इतना कहकर वो अक्षय के गले पर झूल गई और उसकी गोद में बैठते हुए उसने अक्षय को किस किया। अक्षय अपना काम कर रहा था, अचानक हुई इस हरकत से खुद पर काबू नहीं रख सका और राशि को दूर करते हुए बोला, तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि ये काफी बड़ा इवेंट है, अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई ना, हमारी पूरी कंपनी दांव पर लग सकती है, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इतना सुनते ही राशि अक्षत पर गुस्सा करते हुए बोली, आई नो, तुम भी तो समझो ना, परसों पार्टी है और मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है पहनने के लिए, बस मैंने तुमसे इतना ही तो कहा था। इतना कहकर वह मुंह बनाते हुए वहां से उठ खड़ी हुई और जाकर सोफे पर बैठ गई। वही अक्षत को बुरा लगा कि उसने राशि से इस तरीके से बात की। वो राशि को मनाते हुए बोला, सॉरी स्वीट हार्ट, तुम समझो ना, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर उसने राशि को गले लगाया और उसके होठों पर किस करते हुए उसे अपना कार्ड दिया और बोला, कल शॉपिंग कर लेना। इतना सुनते ही राशि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अक्षय को गले लगते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जान, चलो अब मैं सो जाते हो। वही अक्षय अभी भी काम में बिजी था, उसने देखा कि राशि सो चुकी है। एक तरफ अक्षत उठा था तो दूसरी तरफ रियांश, दोनों के लिए ही परसों का इवेंट बहुत जरूरी था। अक्षत के लिए परसों का इवेंट के लालच की पहली सीढ़ी थी, वही रियांश के लिए बदले की पहली सीढ़ी। आज राशि बहुत खुश थी, वह किसी भी हाल में है रियांश को अपना बनाना चाहती थी, इसलिए उसने आज अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। वो मॉल में आई और वहां से शॉपिंग करने लगी। लिली मॉल मुंबई का सबसे फेमस मॉल था और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल लिली खुद में एक ब्रांड था और उस ब्रांड के कपड़े देश विदेशों के सेलिब्रिटी लोग यूज करते थे। लिली मॉल की ओनर लावण्या रियांश की मुंह बोली बहन थी और यह मॉल उसने अपनी बेटी लिली के नाम पर खोला था। इनफैक्ट उसके ब्रांड का नाम भी उसकी बेटी पर था। जब उसे ये पता चला कि आज रियांश की वाइफ अपनी किसी फ्रेंड के साथ आने वाली है, उसको यकीन नहीं हुआ। उसे पता नहीं था कि रियांश की शादी हो चुकी है। पहले तो वह रियांशु से काफी गुस्सा हुई, फिर जब रियांश ने बताया कि शादी किन हालातों में हुई तो लावण्या ने उसे माफ कर दिया और रियांश ने उसे रिसेप्शन पार्टी के लिए इनवाइट भी करा। ओबरॉय मैंशन, कनक और रिमझिम दोनों शॉपिंग के लिए निकल चुके थे। रियांश को और अक्षत को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो उन्हें मॉल में ड्रॉप करके सीधे ऑफिस को चले गए। रियांश की आज मिस्टर खन्ना के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें अक्षत की कंपनी भी बराबर की हिस्सेदार थी, इसलिए उन दोनों का मीटिंग में होना जरूरी था। उन दोनों ने रिमझिम और कनक को मॉल पर छोड़ा और वहां से सीधे ऑफिस की तरफ चले गए। हालांकि रियांश ने उन दोनों की सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की हुई थी, क्योंकि रिमझिम रियांश ओबरॉय की वाइफ थी, उस पर कोई भी आंख उठाकर देखना तो दूर हिम्मत तक नहीं कर सकता था। पर रियाज के दुश्मन काफी थे, इसलिए वो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। कनक और रिमझिम जैसे ही मॉल में पहुंचे, लावण्या उन्हें मिल चुकी थी। लावण्या ने उन दोनों का वेलकम किया और उन दोनों को मॉल के सबसे टॉप फ्लोर पर लेकर गई। वहां उसकी प्रीमियम कलेक्शन थी, ड्रेसेस अभी मार्केट में लॉन्च तक नहीं हुई थी और वह इतनी महंगी और इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे पहनता तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। कनक ने जब उस ड्रेस को देखा और उस ड्रेस पर लगे प्राइस टैग को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके पीछे इतने जीरो थे वो शायद उसे काउंट भी ना कर पाए। रियांश ने रिमझिम के लिए ड्रेस पहले से ही सिलेक्ट करके रख ली थी। वो ड्रेस ऑफ शोल्डर और एक गाउन के रूप में थी। उसका कलर स्पार्कल रेड था, उसमें थोड़ा नेट का काम भी किया गया था। जब रिमझिम ने उस ड्रेस को ट्राई किया और वो कनक और लावण्या के सामने आए तो वो दोनों उसे देखकर उसमें खोसे गए। वो ड्रेस रिमझिम पर बहुत अच्छी लग रही थी। लावण्या बोली, एक्सीलेंट, थ्रोइंग किसेस, स्माइलिंग फेस, यू नो वॉट रिमझिम भाभी, आप पे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रेस ना मैंने आपके लिए डिजाइन की है। कनक बोली, हाँ रिम तो बहुत सुंदर लग रही है, हाय थ्रोइंग किसेस, किसी की नजर ना लगे। लावण्या बोली, मुझे तो लग रहा है ना कनक भाई, कल रिमझिम को ऐसे देखकर रिमझिम पर फ्लैट ना हो जाए और पता चला रिसेप्शन में ले जाने की बजाय रिमझिम को रूम में लेकर जा रहे हैं। इतना बोलकर लावण्या और कनक जोर से हंसने लगे। वही रिमझिम का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। रिमझिम थोड़ा गुस्सा करते हुए लावण्या और कनक से बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही मुझे चिढ़ाते हुए? स्मर्क अनअम्यूज्ड।
कनक बोली, सॉरी डार्लिंग, जिसने की शर्म उसके फूटे करम क्यों लावण्या मैम। इतना बोलकर लावण्या ने कनक के सर पर हल्के से मारते हुए कहा, मैं तुम्हारी मैम नहीं हूँ, कॉल मी लावण्या, और तुम मेरी भाभी की फ्रेंड हूँ तो मेरी भी फ्रेंड हुई ना, वैसे तुम मुझे लावण्या ही बुलाना। कनक, ओके लावण्या। लावण्या, विंकिंग फेस, यमी फेस, ये स्वीट हार्ट। लावण्या ने एक एक ड्रेस कनक को निकाल कर दी और उससे भी ट्राई करने के लिए भेज दिया। पहले तो कनक थोड़ा झेपी गई, पर जब रिमझिम ने उससे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा तो उसने रिमझिम से कहा, कनक, अरे ये बहुत महंगी ड्रेस है। रिमझिम बोली, कोई बात नहीं, आप मेरी फ्रेंड है, मैं तेरे लिए ड्रेस नहीं सकती हूँ बस, और तू मेरी रिसेप्शन पार्टी में तो ये ड्रेस पहने की, बस मैंने बोल दिया। कनक बोली, प र रिमझिम, पर वो कुछ नहीं। इतने में लावण्या बोली, कम ऑन कनक, जाओ ट्राई कर लो ना, तुम पैसों की चिंता मत करो। इतना सुनते ही कनक नहीं पहले तो मना किया, लेकिन रिमझिम लावण्या के बार बार कहने पर उसने ड्रेस पकड़ी और वो चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। जो वह रूम से बाहर आए तो रिमझिम लावण्या ने देखा उसने बाबी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और ड्रेस काफी सुंदर लग रही थी। फुल स्लीव ड्रेस जिसमें शोल्डर है वर्क किया हुआ था, कनक पर बहुत सुंदर लग रही थी। लावण्या बोली, कनक तुम ना बिल्कुल मॉडल लग रही हो, किसी परी के जैसी। कितनी क्यूट सी लग रही हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज। कनक बोली, हाँ बोलो ना लावण्या। लावण्या बोली, क्या तुम प्लीज मेरी शो की मॉडल बनोगी? 2 वीक बाद मेरा शूट है, जहां मेरी मॉडल मेरी ड्रेस पहनकर इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करेगी, प्लीज मना मत करना। रिमझिम बोली, हाँ कनक, वैसे भी तुम्हें मॉडलिंग का तो काफी शौक है, तुम ट्राई कर सकती हूँ। तुम्हें पता है लावण्या, कॉलेज में एक बार मिस फ्रेशर का कंपटीशन हुआ था और कनक फर्स्ट आई थी। पता है कनक के आसपास में कोई टक्कर का नहीं था। पहले तो कनक कुछ सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल मॉडल नहीं हूँ। लावण्या बोली, अरे कोई बात नहीं, बस इसी शूट के लिए चाहिए। वो जो मेरी मॉडल थी ना, उसको टाइफाइड हो गया है और डॉक्टर ने उसे पूरा 1 महीने रेस्ट करने के लिए कहा है। कनक बोली, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। इतना बोलते ही लावण्या बोली, चलो ड्रेस हो तुम दोनों की सेलेक्ट हो गई, एंड ज्वेलरी है वह भी सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाने चले। रिमझिम बोली, नेकी और पूछ पूछ, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है, उसके बाद ज्वेलरी डिसाइड कर लेंगे ना। कनक, आई थिंक पहले कुछ खा लेते हैं। लावण्या बोली, ओके, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, सामने कैफे है वहां चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ राशि को कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। राशि एक्सपेंसिव से भी ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदना चाहती थी जिससे रियांश उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उसने 1 घंटे में लगभग 20 ड्रेस रिजेक्ट कर दी थी और 3 ड्रेस अपने पास रखी हुई थी, पर फिर भी उसे पार्टी के लिए कोई ड्रेस नहीं मिल रही थी। करीब 20 मिनट बाद उसे एक ड्रेस मिलती है जो काफी छोटी थी। जब राशि ने वो ड्रेस ट्राई की तो उसका बदन उस ड्रेस में काफी उभर कर आ रहा था। जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो उसने खुद से कहा, कौन सा मर्द की तरफ आकर्षित नहीं होगा, और इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और उसने वो ड्रेस को पैक कराते हुए पेमेंट की और मॉल से चली गई। उसे काफी भूख लग चुकी थी तो उसे सोचा कि वो किसी कैफे में जाकर लंच कर ले, इसीलिए वो मॉल के सामने लिटिल बाइट कैफे चली गई। ये वही कैफे था जहां लावण्या, कनक और रिमझिम तीनों एक साथ थे। रिमझिम ने सबके लिए कोल्ड कॉफी और हक्का नूडल्स मंगाए, वहीं दूसरी तरफ राशि ने अपने लिए चाइनीज फूड ऑर्डर करा। रिमझिम, लावण्या, कनक ने लंच कर लिया। तभी रिमझिम बोली, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, तुम लोग यहीं पर वेट करो। वहीं दूसरी तरफ राशि भी वहां से उठकर जैसे ही बाहर की तरफ आने लगी, अचानक रिमझिम से टकरा गई। टकराते ही उसके हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर पड़ा और वो गुस्से से चलाते हुए बोली। रिमझिम बोली, सो सॉरी, क्योंकि रिमझिम और राशि ने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था। राशि, यू इडियट, देख के नहीं चल सकती क्या? मेरा इतना महंगा फोन गिरा दिया। इतना बोलकर अपने फोन को उसने जैसे ही उठाया और अपना मुंह रिमझिम की तरफ करा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो रिमझिम के सामने खड़ी है, दूसरे ही पल वो रिमझिम पर गुस्सा करते हुए बोली। एक पल के लिए रिमझिम भी राशि को देखकर चौंक गई, तभी उसे अचानक राशि की आवाज सुनाई दी। राशि, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पीछे पीछे तुम यहाँ भी आ गई। मानती हूँ कि अक्षय मेरा है, पर तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? जानते हुए भी अक्षय सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। रिमझिम बोली, देखो राशि, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और गलती से तुम्हें धक्का लग गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोल चुकी हूँ, तो अभी मेरे आगे से हटो।
इतना सुनकर राशि गुस्से में उससे बोली, वैसे एक बात बताओ, इतनी महंगी कैफे में आने की तुम्हारी औकात भी है क्या? नहीं, मुझे लगता है तुमने किसी बुड्ढे को पटा लिया है, वरना जहां तक मुझे पता था तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वही रिमझिम को राशि की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। वह राशि की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, रिमझिम शटअप, समझ में आए बात, एकदम चुप। और वैसे भी लोगों का पीछा करना, लोगों को धोखा देना तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं। और तुम हो कौन जो मैं तुम्हारे पीछे हूं? और मुझे तुम में और तुम्हारे शो कॉल बॉयफ्रेंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आए बात समझ में? राशि ने जब रिमझिम की मुंह से ये सब सुना तो उसने गुस्से मैं अपनी मुठिया खींच ली। उसने पहले रिमझिम की तरफ देखा और फिर अपनी फोन की तरफ, और वो रिमझिम से बोली, वैसे तुम्हारी औकात तो नहीं है इतना महंगा फोन लेने की, पर फिर भी तुमने मेरा 1.5 लाख का फोन तोड़ दिया, इसके पैसे तुम्हारा बाप भरेगा क्या? खैर छोड़ो, तुम्हारे पास तो उसके पैसे भी नहीं होंगे। इतना बोलकर राशि ने रिमझिम को गिराने के लिए रिमझिम का हाथ पकड़ा और उसे वहां से गिराने वाली ही थी। रिमझिम ने उससे अपने हाथ को झटक दिया। अचानक से रिमझिम के हाथ झटकने से राशि का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ी। रिमझिम हंसते हुए बोली, कितना गिरोगी, पहले से इतनी गिरी हुई हो, चलो उठ जाओ। राशि को गुस्सा आया और वो जल्दी से उठते हुए रिमझिम को थप्पड़ मारने वाली ही थी कि पीछे से लावण्या ने राशि का हाथ पकड़ लिया और एक थप्पड़ राशि को लगाते हुए बोली, लावण्या, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी भाभी को हाथ लगाने की? वहां लावण्या और कनक को लगा कि काफी देर हो गई है और रिमझिम अभी तक आए नहीं, तो वह रिमझिम को देखते हुए देखने के लिए कैफे के अंदर तक आ गए। जो वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि राशि और रिमझिम आपस में बहस करें और राशि रिमझिम को बहुत बुरा भला कह रही है। कनक ने जब राशि को देखा तो उसके मुंह से उसका नाम निकाला गया और लावण्या कनक की तरफ देखते हुए बोली कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कनक बोली, हाँ वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले रिमझिम के पास चलते हैं, उसे हमारी जरूरत है। इतना बोलकर वह दोनों रिमझिम के पास चले गए। राशि रिमझिम को भाभी कहने पर शौक होकर लावण्या को देखने लगी, क्योंकि राशि जानती थी कि लावण्या कोई साधारण लड़की नहीं, एक सक्सेस बिजनेस वुमेन है। यहाँ तक कि लावण्या टॉप की डिजाइनर थी। एक पल के लिए तो राशि को कुछ समझ नहीं आया। राशि को लगा कि लावण्या का भाई कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन होगा जिससे रिमझिम ने पैसों के लिए शादी की होगी, क्योंकि उसके हिसाब से मर्द केवल 2 ही औरतों से खुश हो सकते थे, पहली अमीर लड़की और दूसरी जो किसी भी मर्द को खुश करे। और रिमझिम अमीर तो रही नहीं, लेकिन वह काफी खूबसूरत थी, इसीलिए राशि को लगा कि रिमझिम ने अपनी खूबसूरती से किसी अमीर आदमी को फंसा लिया है। फिर राशि वहां से गुस्से में लावण्या, कनक और रिमझिम को गुस्से में कुछ बोलते हुए निकल गई और बोली। राशि रिमझिम की तरफ एक नजर देखते हुए लावण्या से बोली, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, बेशक ये तुम्हारी भाभी हो और इसने अपने आप को बेचकर तुम्हारे अमीर भाई से शादी भी कर ली हो, पर इसके जैसी लड़कियां किसी से शादी नहीं कर सकती। क्यों रिमझिम? अक्षय से दिल नहीं भरा तभी तो किसी अमीर लड़के से शादी कर ली। अब यह मत कहना कि तुम्हारा पति बहुत अमीर है, होगा भी पर मेरे होने वाले हस्बैंड जितना नहीं। फिर राशि थोड़ा चुप रही और फिर अचानक बोली, नो नो नो, कर बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही हो मैं, आई मीन अक्षय। रिमझिम की तरफ देखते हुए बोली, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसे मैं अक्षय के बाद बनाऊंगी, तुम तो जानती होंगी। खैर छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा। लावण्या की तरफ देखते हुए बोली, पर तुम जरूर जानती होंगी, आखिर एक बिजनेस वुमेन जो हो इंडिया का सबसे बैचलर हैंडसम एंड रिच मैन रियांश ओबरॉय, बहुत जल्दी वो मेरा हस्बैंड बनेगा, तो इसलिए कह रही हूँ मिस लावण्या, मुझसे तमीज से बात करना, और यह जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है ना, इसका बदला मैं बहुत जल्दी लूंगी, क्योंकि मुझे पता है रियांश की कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करती है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए मुझे थप्पड़ मारकर तू रियांश से भी दुश्मनी ले लो। यू नो वॉट, रियांश मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी। फिलहाल तुम अपनी सो कॉल्ड भाभी को यहाँ से दफा कराओ, समझी, और खुद भी आगे से मेरे सामने मत आना। इतना बोलकर एटीट्यूड के साथ राशि वहां से चली गई। रिमझिम ने जब उसके मुंह से रियांश का नाम सुना, उसका खून खोल चुका था। वो बस पार्टी का वेट कर रही थी, नहीं तो आज वो राशि का खून कर देती। अब ये तो ठीक ही है, अगर किसी औरत के सामने उसके पति के बारे में कोई औरत ये कहे कि वह उस औरत के पति को अपना पति बनाने वाली है, तो किस औरत का खून नहीं खोलेगा। यही हाल इस समय रिमझिम का भी था। कनक और लावण्या ने जब रिमझिम को देखा वो उसे शांत कराने लग गए। लावण्या कनक से बोली, कनक तुम भाभी को घर लेकर जाओ, तुम्हारी ज्वेलरी घर आ जाएगी, मुझे भी कुछ काम है। इतना सुनकर कनक रिमझिम से बोली, रिम घर चलें, शांत हो जा। इतना बोलकर वह रिमझिम को वहां से लेकर चली गई। उन दोनों को घर को भेजकर लावण्या ने किसी को फोन करा। लावण्या काफी गुस्से में थी, उसने सीधे रियांश को फोन किया और वहां हुई सारी घटना बता दी। रियांश ने जैसे ही ये सुना कि राशि ने सबके सामने अपने आप को उसकी होने वाली वाइफ बताया तो उसे काफी गुस्सा आया।
वहीं थोड़ी दूर बैठे अक्षत ने जब मैं आज को गुस्से में देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो बोला, अक्षत क्या हुआ, तो इतना परेशान है? भाभी और कनक ठीक तो है ना? वो लोग शॉपिंग पर गए थे, सब ठीक है ना? रियांश बोला, यह मिस राशि कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। लगता है इनको उसकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। पार्टी की तैयारी हो गई, जल्दी पता करके मुझे सारे अपडेट दे। इतना बोलकर अक्षत ने रियांश को शांत करते हुए मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा और बोला, मैं 10 मिनट में आता हूं, तब तक तो मीटिंग अटेंड कर। इतना सुनकर रियांश वहां से गुस्से में मीटिंग हॉल की तरफ निकल गया। अक्षत ने अक्षय को फोन किया और पार्टी की अरेंजमेंट का पता करा। पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी थी। वही सारी अपडेट लेकर अक्षत ने रियांश को दे दी। रियांश मीटिंग खत्म करने के बाद जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। उसे पता था रिमझिम पर क्या बीत रही होगी। वो बस रिमझिम को टाइट हग करना चाहता था, जिससे रिमझिम कोई स्ट्रेस ना ले। वहीं दूसरी तरफ राशि जब घर पहुंचती है तो गुस्से में टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर फेंक देती है और खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, वो 2 कौड़ी की डिजाइनर, उसकी इतनी औकात, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। पार्टी हो जाए उसके बाद तो ना उस डिजाइनर को ऐसा सबक सिखाऊंगी, अपनी जिंदगी में किसी ड्रेस को डिजाइन करने के लायक नहीं रहेगी। इतना बोलकर उसने डाइनिंग टेबल पर रखे कांच के गिलास को उठाकर जमीन पर दे मारा और सारा का जमीन पर फैल गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।